सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग RJS परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी, जैसा सबको मालूम है, आज़ादी की अमृत गाथा के 119वां कार्यक्रम है। उसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और यह हमारे गणतंत्र दिवस को समर्पित है कार्यक्रम। जैसा आप सब लोग जानते हैं, 7.5 साल हो गए RJS परिवार को स्थापित हुए और इसके बीच में इन्होंने 163 बैठकें की हैं, 119 कड़ियाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव की हैं और 160 फेसबुक का लाइव कार्यक्रम कर चुके हैं। और इन सब का एक ही उद्देश्य है, सकारात्मक भारत आंदोलन। सकारात्मकता से भारत को एक साथ जोड़ना। मैं RJS परिवार की ओर से, RJS वाणी की ओर से, RJS पॉजिटिव मीडिया की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी ने काफ़ी अच्छा परिचय दे दिया है। अब मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आप ये इस वक्त मंच पर देख रहे होंगे, आज हमारे बीच बहुत गणमान्य अतिथि आने वाले हैं और कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। इन सब के विचारों का, इन सब के ज्ञान का और इन सब के अनुभव का हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। और शबनम जी हैं, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और टीवी पर इनको अक्सर आपने देखा होगा, ये टीवी पैनलिस्ट हैं। इसके साथ ही साथ वॉइस बैंकिंग के फाउंडर अश्वनी राणा जी हैं। और इसके साथ साथ अपने लोग, एक NGO है, उसके फाउंडर हैं लक्ष्मण प्रसाद जी, वो भी आएंगे। और ब्रह्म कुमारी इसकी तरफ से उनके कोई प्रतिनिधि के रूप में शिल्पा बहन जी या कोई अन्य बहन यहाँ आएंगी, वो भी अपने विचारों से हमको अवगत कराएंगी। रमेश कुमार जी जो हैं, एक आध्यात्मिक योग संस्थान के फाउंडर हैं और वो हमको भी अपने विचारों से अवगत करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि दीदेवार जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, जिनके सौजन्य से ही हमको स्थान आज हम यहाँ बैठे हैं। तो दीदेवार जी जो हैं वो एक बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। तो दीदेवार जी इस दिशा में कुछ मंत्र देंगे, बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे। हमने इनका पहले भी सुना है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं कि जीवन में अपने आप को हम कैसे पहचानें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही साथ जो लोग आ चुके हैं, मैं उनका मैं परिचय भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर प्राची गर्ग हैं, शी इज़ फिजिशियन, कंसल्टिंग फिजिशियन, डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग। दीदेवार जी हैं, आप प्लीज़। अच्छा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। अच्छा, आप। हाँ, मैं सिमरन कौर, ऑल इंडिया रेडियो में आज। अच्छा, डॉक्टर साहब। डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी जी अवार्ड एक संस्था है जी बहुत जी डायरेक्टर हैं जी। बहुत धन्यवाद, आपका आए, अपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। RK गुलाटी, 70 साल प्यार से लोग मुझे हैप्पीनेस गुलाटी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं वह बात आप प्लीज अपना परिचय दे दीजिए जरा प्लीज। रणबीर सिंह सोलंकी, विधानसभा RW प्रधान और राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज तो आपका परिचय हमको सुबह सुबह प्राप्त हो गया था आपको। सर आपका प्लीज
परिचय दे दीजिए आप। सुरेंद्र जी परिचय दीजिए। तो सुरेंद्र झा, मैं खुद पत्रकार हूँ जी जी और समाज सेवा में लगा हूँ सोलंकी जी के साथ। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। नंद किशोर, जिंदाबाद जीवन ज्योति मेहनत और इसी संस्थान से जुड़े हुए। आप? मैं उमेश प्रसाद कुशवाहा, जी अपनी लोग एनजीओ का मैं फाउंडर मेंबर। आइए बैठ जाइए, आप आइए। संजय बेतवा, दिव्यवार जीवन ज्योति को कन्वीनर। धन्यवाद। सबको नमस्कार, मैं ललित मैनी, एडवोकेट हूँ, द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अमरजीत सिंह सुंदरम, शेखर कवि, प्राध्यापक और समाज सेवी। जी जी मेरा नाम है जी, मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ। जी जी, आप भी अपना परिचय दे दीजिए सर। अभी आप आ रहे हैं। अश्विनी राणा जी। अश्विनी राणा जी, ये फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं अश्विनी राणा जी। स्वागत है। तो आपका स्वागत है, आइए। आरजेएस परिवार की ओर से आप सबका मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं मन्ना जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम को संचालित करें। हम लोग इसको दीदेवार जीवन ज्योति में आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा का 119वां कार्यक्रम है। ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये हर रविवार 1.5-2 घंटे का समय देती है और गेस्ट कोई बाहर से नहीं है, आपके और हमारे बीच के ही लोग हैं जो ये बैनर पे शोभायमान है, जिनके चलते ये कार्यक्रम हो रहे हैं और आज़ादी की अमृत गाथा के 119 कार्यक्रम तक हम लोग पहुंचे हैं। हम लोग अगर ऊर्जा से भरपूर होंगे तो संदेश को दे पाएंगे, क्योंकि पूरा देश इस वीडियो को देखने का प्रावधान है। कितने लोग देखेंगे उससे टीआरपी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ये वीडियो है ये यूट्यूब पे अपलोड, ऑलरेडी ये यूट्यूब पे अपलोड हो गई है, लाइव प्रसारण हो रहा है इसका, और ये वेबिनार चल रहा है। वेबिनार में भी लोग जुड़े हुए हैं और अपने गेस्ट का परिचय सब लोग ले लिए हैं, लेकिन मैं खास करके उन लोगों को आगे लाना चाहता हूं जो देश के लिए आगे आए हैं। मेरा नाम उदय कुमार मन्ना है, मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, 30 साल से रेडियो ब्रॉडकास्टर हूं, लेकिन समाज सेवा करने की शुरुआत हमने 15-20 साल पहले, जब अपने दिल्ली में हमारा मकान बन गया तो मैंने सोचा कि अब समाज को कुछ देना चाहिए। तब जाके राम जानकी संस्थान जो है आरजेएस सामने आया और हम लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। शबनम फाजिल खान साहब भी लगभग उसी समय पहुंचेंगी। वो टीवी पैनलिस्ट हैं, चेहरा नोन है और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। दीप माथुर जी आप लोगों के बीच है जो आरजेएस ऑब्जर्वर है। 7.5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में फॉर्मर ओएसडी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एनसीटी, आरजेएस ऑब्जर्वर। अश्विनी राणा जी आप लोगों के बीच पधार चुके हैं, जिन्होंने सबसे पहला परिचय हुआ था जब बैंक कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब पॉजिटिव इंप्रेशन वहां से आया था और आरजेएस से जुड़ने के बाद वेबिनार वगैरह में जुड़ते हैं। अश्विनी राणा जी हम लोग के को ऑर्गेनाइजर हैं, वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी भी आ चुके हैं, अपने लोक संस्था एनजीओ के फाउंडर हैं, हमारे को ऑर्गेनाइजर हैं। और प्रभात नमकीन के मालिक हैं। एक बार आप बता दें, आप अपने दोस्त के साथ आए हैं और दोस्त का नाम भी लेना चाहेंगे? उमेश कुशवाहा जी का भी स्वागत है। अकेले नहीं आए हैं, साथ में किसी को लेकर आए हैं। अगर हस्बैंड वाइफ कोई आते हैं तो हम लोग उनको माला भी पहनाते हैं, ये भी हम लोगों की एक परंपरा रही है। आगे चलते हैं, बीके शिल्पा बहन जी या राजश्री बहन जी जो कि यहीं ब्रह्म कुमारी आश्रम ईस्ट पटेल नगर की हैं। पहले भी शिल्पा जी यहाँ आ चुकी हैं आरजेएस के कार्यक्रम में, संभवतः वो आएंगी। डॉक्टर रमेश कुमार जी से मिलवाने की जी एचपी सेठी जी जो कि पत्रकार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर हैं, और वो आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप आगे ही आ जाइए क्योंकि पत्रकार एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे को ऑर्गेनाइजर में डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं, फाउंडर, जो कि संस्कृत विद्यापीठ जो है उसमें प्रोफेसर हैं, अध्यात्म योग संस्थान के फाउंडर हैं। और हम लोगों ने जब गुरुकुल शुरू किया था, डॉक्टर रमेश कुमार योगाचार्य जी उस गुरुकुल में आकर उन बच्चों को, सुरेंद्र झा जी को पता होगा कि उस गुरुकुल में हम लोग
60 बच्चों को प्रशिक्षण देते थे, फिर बाद में एलटीजी में लेकर उन बच्चों को लेकर आए थे। उन बच्चों को पहली बार जो नजफगढ़ गांव के थे उन बच्चों को हम लोग लेकर वहां आए थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में भी प्रोग्राम हुआ था। तो ये सामाजिक कार्य जो है वो सकारात्मक कार्य पहले से चल रहे थे। 7.5 साल से आरजेएस का जब जन्म हुआ तो उसमें कुछ तेजी आ गई और एमएस बिट्टा जी की प्रेरणा से आज जो हम लोग वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम कर रहे हैं, वो एमएस बिट्टा जी जो जिंदा शहीद कहे जाते हैं, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ छोटी छोटी और 5 मिनट की जो लोग आए हैं, एक तो सोलंकी साहब को हम पहले भी बुलाना चाहेंगे क्योंकि सोलंकी साहब अपने बिजीएस्ट शेड्यूल में से आए हैं, क्योंकि कल ही इनका कार्यक्रम है। आप जानते हैं 23 जनवरी लगातार हर साल बिना नागा, शायद कोरोना में ना किए हों, मेरे ख्याल से छोटे लेवल पे किया होगा। मैं देखता आ रहा हूं लगभग 15 साल से, हमारे और इनके संबंध 15-20 साल से। जैसे ही मकान बनाया, सुरेंद्र झा जी उनके यहाँ प्रेस सेक्रेटरी बने और झा जी को जोड़ने वाला मैं ही शख्स हूं, रणधीर सोलंकी जी से जोड़ने वाला मैं आदमी हूं। हमने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का कभी नहीं किया है। और लेकिन हमें जो पीड़ा हुई है, हमें जो मेहनत करनी पड़ी है, वो मेहनत अगर सकारात्मक भारत होता तो नहीं करनी पड़ती। इस देश में जो अच्छे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये मंच जो है वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस के रूप में इस देश को समर्पित होने जा रहा है और ये नजफगढ़ जन्मभूमि बनेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ जो जुड़कर काम कर रहे हैं 15-20 साल, रमेश कुमार योगाचार्य जी आज के को ऑर्गेनाइजर हैं अध्यात्म योग संस्थान और वो जुड़े हुए हैं। कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे लोग घोषणा भी करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं है हैदराबाद से, पटना से, जो कि आजादी की अमृत गाथा 119 लाने की जो पीड़ा है वो मैं जानता हूं कि कैसे ये संभव हुआ है। भारत सरकार ने घोषणा कर दी, भारत सरकार ने कहा जन भागीदारी कीजिए, ठीक है, यही कहा ना, सभी ने कहा कि जन भागीदारी कीजिए, ये आजादी का अमृत काल है। लेकिन होगा कैसे, होगा कैसे? कोई आगे नहीं आया। आरजेएस फैमिली आगे आई, बहुत सारी संस्थाएं आई, लेकिन हम लोगों ने इसको मिशन मोड में लिया, आंदोलन बनाया और उसके अंतर्गत ये हम लोग जो कर रहे हैं, आप लोग उसी का जो है समर्थन करने आए हैं और ये देश तक आवाज पहुंचाना हम लोगों की, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस की जिम्मेदारी है। आकाशवाणी से भी कुछ लोग हमारे दोस्त लोग आए हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं और सुंदरम जी बहुत पुराने हैं। मैं सबसे पहले योगाचार्य जी को बुलाता हूं, उसके बाद मैं रणवीर सोलंकी जी को बुलाता हूं। इतने समाज सेवा क्या होती है, एक रणवीर सोलंकी को देखकर पता चल जाता है। लगातार अनवरत, क्या जरूरत है रणवीर सोलंकी से सवाल पूछेंगे, क्या जरूरत है, क्या पड़ी है आपको कि आप समाज सेवा में भिड़ जाते हैं, आपको खतरा भी होता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? वो जवाब देंगे। वही सकारात्मक कार्य है। सकारात्मक पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि हम वो सब नहीं करेंगे, हम लोग भी उसमें आने वाले हैं, लेकिन रणवीर सोलंकी उसका जिंदा उदाहरण है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा। लेकिन योगाचार्य जी वेबिनार में जुड़े हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं। योगाचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। या अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए महानुभाव हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसे सोलंकी साहब जुड़े हुए हैं, मूर्ति साहब, आप वीडियो में आइए, वीडियो में सुनिए, समय वो है, आप वीडियो में आकर सिर्फ ये बता दीजिए सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में। अब वीडियो में, हाँ बोलिए, ये वेबिनार, हाँ जी। आज से 15 साल पहले श्री पन्ना जी के प्रयासों से, अशोक भारद्वाज जी के प्रयासों से और हम भी सहयोग के रूप में आरजेएस फैमिली से जुड़े और हमने उन गरीब बच्चों के लिए काम किया और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि पन्ना जी के दिल में एक चीज थी, एक डर था कि क्यों न हम गरीब बच्चों को लेकर के उनको जो शिक्षा का स्तर नहीं मिल पा रहा है, उनको जो कोचिंग नहीं मिल पा रही है,
क्योंकि आजकल ट्यूशन बहुत महंगा हो गया है, कोचिंग बहुत महंगी हो गई है, तो उस कोचिंग को वो गरीब बच्चों को आप कैसे निःशुल्क दे सकते हैं, चाहे वो योग की कोचिंग हो, मैथ की हो, साइंस की हो, अंग्रेजी की हो, या किसी ऐसे कराटे की, जोड़ों की, ताकि सेल्फ डिफेंस में भी काम आए। और बोलिए। तो उसके लिए मैं मन्ना जी को और जितने भी मेरे सीनियर लोग जुड़े हुए हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों का जो एक सकारात्मक संगठन है आरजेएस, उसके माध्यम से आप देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। और मोदी जी का आह्वान अभी जैसे मन्ना जी बता रहे थे कि आगे आने की बात है, और आप आगे आए हैं, इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मेरे लिए यदि कोई भी प्रकार की सेवा हो, कहीं भी योग का कोई शिविर लगाना हो, कोर्स करनी हो, लेक्चर देना हो, ट्रीटमेंट की क्लास हो, तो मैं सदैव मन्ना जी के साथ कंधे से कंधा लगा के तैयार हूँ। और आप सभी लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मेरी कोई आवश्यकता हो, यदि मैं देश के काम हो, समाज के काम हो, तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो ये बातें थी जो योगाचार्य जी ने बोला। अब रणवीर सोलंकी जी को छोटा सा परिचय देते हुए बुलाना चाहेंगे। गणमान्य सभी लोग हैं, एक एक संस्था है लोग, लेकिन चूंकि सकारात्मक भारत आंदोलन का एक प्रोटोकॉल है कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि किन लोगों को इस मंच पे लाया जाए, क्योंकि देश के सामने उन चेहरा को लाने की जरूरत है जो लोग इतने सालों से जो काम कर रहे हैं वो सामने आना चाहिए। आखिर क्यों जरूरत पड़ी रणवीर सोलंकी जी को समाज सेवा करने की? संक्षिप्त में मैंने सारा तारीफ कर दी आपकी। आपको यह करना है कि आजादी की अमृत गाथा की आपके साथ हमारे डायलॉग जो हैं कोरोना काल के बाद शुरू हो गए थे। मधु विहार के आप प्रधान हैं, मधु विहार आरडब्ल्यूए के। आजादी की अमृत गाथा पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में बैठकें हो रही हैं, और आरजेएस ने 163 बैठकें करने के बाद ये एडॉप्ट किया है। हमारी श्रीमती जी, श्रीमती बिंदा मन्ना जी सामने मौजूद हैं आप लोगों के। ये आरजेएस फैमिली इसलिए कही जाती है कि जब हम अपने फैमिली को सामने नहीं ला सकते हैं तो दूसरे फैमिली से क्यों अपेक्षा करेंगे। हमारी बहन आई हुई है सिमरनजीत कौर, आप समझ सकते हैं, हम लोग साथ काम करते हैं, भाई बहन के रिश्ते से काम करते हैं, आरजेएस भी काम करता है। तो मैं चाहूंगा रणवीर सोलंकी जी आकर बताएं कि आपके मन में क्या है, आप कैसे भारत को सकारात्मक बनाने पर अपना दिव्य दृष्टिकोण दे सकते हैं। जय। आदरणीय सभी हमारे गणमान्य बुजुर्ग और आरजेएस के सभी साथियों, मैं आपको सबको नमस्कार करता हूं। और मन्ना जी हमारे बताया भाई ने भाई 15-20 साल से हम जुड़े हुए हैं। मेरा शुरू से 20-22 साल की उम्र थी, मैं जब से आरडब्ल्यू का 7 ब्लॉकों का प्रधान रहा हूँ और राष्ट्रीय युवा चेतना मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर इसके बीच में आने का मतलब मैं 40 साल से जैसे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हुआ हूँ, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। आज जो राजनीति में इतना गिरावट आ गई है, हमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, पार्टीबाजी और हिंदू मुसलमान में जो बांट रही है, जो कि हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हो रहे हैं। दूसरी बात, मेरे को कोई भी राजनीतिक लोग बोलते थे, मैं सुभाष चंद्र बोस जयंती की हर साल अगर मनाता हूँ, जयंती को मनाते हैं, भगत सिंह को मनाते हैं। किसी ने मेरे से सवाल किया, भाई आप किसी और की नहीं मनाता? मगा जी, जिसने वास्तव में निस्वार्थ भाव से देश को आजाद कराने में आहुति दी है, मैं उनका जन्मदिन मनाता हूँ। उसमें भाई भगत सिंह हमारी फिल्म में, और जो है अपने सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और आज जो आज पूरा भारत जोड़ो का कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, अब जो अपनी हम ये दिल्ली है जो भारत की राजधानी है, इसके हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार फैलाने वालों पर अंकुश लग जाएगा। आज हमें हिंदू मुसलमान में कोई जातिवाद में बांट के अपना उल्लू सीधा करते हैं। वो निस्वार्थ भाव था, आज कोई बैंक से रिटायर्ड है, कोई सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते। मन्ना जी ने ये जो मंच बनाया, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहां भी सहयोग आपने हमारे से होगा, वो मैं सहयोग दूंगा भी और आपका सहयोग लेऊंगा भी। दूसरी बात, द्वारका के अंदर कोई कार्यक्रम आपकी संस्था जो करेगी, तो उनका
जंग है, एक चाय पानी का इंतजाम हम कर देंगे जिस दिन भी अगर हो गया। और आपका धन्यवाद। वेल बिगन इज हाफ डन। ओके हम लोग सर उतर चुके हैं मैदान में। हम लोग कोई मतलब शहीद बीच में हेल्थ टिप्स भी आपको देते रहेंगे, क्योंकि मौसम आप जानते हैं चेंज हो रहा है। कुछ हेल्थ टिप्स भी आपको देते रहेंगे। और हम लोगों ने सम्मान देने को सोचा था। भारत सरकार सम्मान देती है, मेडल देकर देती है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि आज का मंच संचालन थ्रू आउट कोई ऐसा मेजर हो जो AMC फॉर्मर AMC हैं, तो वो मंच संचालन करेंगी और बहुत अच्छी कविता भी लिखती हैं। RJS की पॉजिटिव स्पीकर भी हैं। हम लोग वेबिनार हर रविवार करते हैं। हमारा धन सुरक्षित है कि नहीं, तो हमने सरकार से एक वित्त मंत्रालय से भी सुझाव दिया है कि क्यों ना एक बीमा स्कीम यानी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की जाए डिपॉजिट के लिए, कि हम दुनिया भर की इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ के लिए, अपने गाड़ी के लिए, कार के लिए, घर के लिए। तो ऐसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी छोटे से प्रीमियम देकर सरकार शुरू करे कि जो 5 लाख से ज़्यादा की जो आपके डिपॉजिट है उस राशि का वो ग्राहक जो है बीमा करवा सके कि मेरी ये जो भी राशि है ये सिक्योर्ड हो, और वो बीमा कंपनी उसको उसका उस केस में, हालांकि बैंक ऐसे डूबते नहीं है लेकिन फिर भी होता है, तो उसको उसकी सुरक्षा की गारंटी मिल सके। तो इस प्रकार के कुछ ना कुछ काम जो है हम करते रहते हैं। और उदय जी ने समय दिया है बात रखने के लिए, तो मैंने अपनी बात रखी है। और भी बाकी लोग हैं, ज़्यादा बात ना कहता हुआ यही कहूँगा कि हम जिस समाज में जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है करते जाएं, तो हम इस देश की जो यज्ञ है उसके अंदर अपनी आहुति जो है देकर और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। प्राची गर्ग जी आइए, आप बताइए एक महिला होकर और सकारात्मक भारत आंदोलन में पॉजिटिव स्पीकर के रूप में मेजर प्राची गर्ग जी का कई परिचय है। मेजर से तो आप जान गए, फॉर्मर AMC आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से हैं, और ये सम्मान है, मतलब RJS की तरफ से ये महिला और ऊपर से आर्मी का सम्मान है। शबनम फाजिल खान जी आ रही हैं, जो अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र विजेता थे, उनके साथी थे इनके पिताजी, जो हम लोगों की गेस्ट हैं, शबनम फाजिल खान जी, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, वो आ रही हैं, से बात की है। प्राची गर्ग जी का एक और नया चेहरा है जो शायद अभी नहीं आया होगा। डॉक्टर के अग्रवाल पद्मश्री मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित, उनके साथ लंबा अनुभव रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि डॉक्टर के अग्रवाल बड़ा सिलेक्टेड हुआ करते थे, फ्रेंडली रिलेशन था, और जो प्रेस वाले हैं उनको भी पता है कि डॉक्टर के अग्रवाल मीडिया फ्रेंडली भी थे। नाराज किसी को नहीं करना और सबको खुश करना, ये के अग्रवाल की खासियत थी। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिग्निटरीज को जरूर लाते थे जिनसे पत्रकार मिल नहीं पाते थे, उनको आसानी से उपलब्ध कराते थे, चाहे फिल्म का हो, चाहे खेल का हो, या किसी भी फील्ड का। और सरकार से भी बड़े अच्छे रिलेशंस थे। उन्होंने, उनके साथ इनका लंबा अनुभव रहा है। तो ये हम लोगों के पास बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, जिनको कह दिया जाता है कि आपको ये मंच संचालन करना है। कोई लगभग इनका पहली है जिनको मैंने कहा, सेलेक्ट किया कि मैंने कहा किसको बुलाना चाहिए, आज गणतंत्र दिवस का है, कहाँ प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम नहीं करना था इस बार। NDMC में 2 कार्यक्रम हो चुके हैं, 2 कार्यक्रम 2 हो चुके हैं। यहाँ पर 35 लोगों के लंच की व्यवस्था की गई है, इसलिए कोई भी आदमी जितनी संख्या में है कृपया बिना लंच, क्योंकि उस पर आपका नाम लिखा है, आप आ गए उस लंच पर आपका नाम लिखा हुआ है, वो देश का लंच है, वो गणतंत्र दिवस का लंच है, उसको उस नजरिए से आप लोग देखिए। और प्राची गर्ग जी का परिचय, क्योंकि के अग्रवाल जी के साथ जो काम कर लेगा निश्चित रूप से उसके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा तो आ ही जाती है। और के अग्रवाल को बहुत नमन है, बहुत मतलब श्रद्धांजलि है। और हम लोगों ने सोचा कि के अग्रवाल साहब हम लोगों के साथ, जैसे आप लोग उपस्थित हैं, के अग्रवाल साहब 3-4 बार विद फैमिली उपस्थित रहे। इसी तरह के छोटे से कार्यक्रम में भी, बड़े से कार्यक्रम में भी वो रहे हैं। बिट्टा जी 3-4 बार इस कार्यक्रम में आ गए हैं, विद Z सिक्योरिटी आप जानते ही हैं, वो सब लोग आ चुके हैं। तो मैं इसलिए परिचय कराना चाहता था कि
मेजर प्राची गर्ग जो है वो केवल एक मामूली एक महिला नहीं है, केवल सेना की ही नहीं है, बल्कि पॉजिटिव लोगों के साथ काम करती हैं और आरजे पॉजिटिव काम भी करती हैं। इनकी संस्था भी है, बहुत एक्टिव भी हैं, और ये तारीफ करना इसलिए भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मन्ना जी ने मेरी बात, ऑल्दो वो हाई फीवर होता है और उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से और उनका टेम्परेचर रेगुलेशन कम होने की वजह से वो टेम्परेचर हाई उतना रिकॉर्ड नहीं हो पाता बॉडी में, लेकिन वो निमोनिया हो सकता है। तो अगर आपको लंबी खांसी हो रही है तो कृपया उसे इग्नोर ना करें। हम और विस्तार पर आपको हम चर्चा कर सकते हैं, कारण कि ये संस्था 100 साल से चल रही है। 100 साल यानी आज़ादी के 75 वर्ष आप बता रहे हैं, तो हमारी संस्था 100 साल से चल रही है, आज से नहीं थी। और हम जितना काम किए हैं गांव में, अभी 720 ऑर्गेनाइजेशन मेरे यहाँ रजिस्टर्ड है। 720 ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, जो मैं उन लोग को फाइनेंस कर चुका हूँ। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख उसको फाइनेंस करता हूँ, कारण कि भारत सरकार का हम नोडल एजेंसी है, भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। और अभी जो वर्कशॉप 2 दिन का जो चलेगा, ग्राम पंचायत राज में स्वयंसेवी संस्था की क्या भूमिका हो सकती है, वो 2 दिन का वर्कशॉप है। उसमें खाने पीने, रहने ठहरने का पूरी सुविधा है और अच्छा से कार्यक्रम चले, तो इसका आगे का कार्यक्रम चलेगा। और राणा जी से दूसरी मुलाकात है। राणा जी भी पहली मीटिंग किए थे, तो ठीक है, धन्यवाद। प्राची जी, क्यों ना हम लोग स्वागत करें फाजिल खान, शबनम फाजिल खान जी का, जिनकी चर्चा हो रही थी, वो आ चुकी हैं और अपने बारे में तो बहुत कुछ बताएंगी, लेकिन हम लोग भी बताएंगे इनके बारे में। और आपका स्वागत है, और मैं चाहूँगा हमारी मिसेस श्रीमती बिंदा मन्ना जी स्वागत करें, और स्वागत का सिलसिला जो है इस वक्त शुरू कर देते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं उनका स्वागत किया जाए, और आप दोनों महिलाएं जो हैं वो स्वागत करें। और मैं चाहूँगा जी जी जी, पुरुष क्यों नहीं करें? हाँ, पुरुष भी करेंगे, लेकिन महिलाएं हैं तो फोटो सेशन ले लीजिए। अब फोटो सेशन शुरू हो रहा है, मैं बता। और ईस्ट पटेल नगर ब्रह्म कुमारी संस्था से आ चुकी हैं, शिल्पा बहन आ चुके हैं जी। ये दूसरी बार है आज़ादी के अमृत गाथा का, आरजेएस फैमिली इसी को कहते हैं। प्लीज आप स्थान ग्रहण कीजिए और स्वागत कीजिए। स्वागत का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। और मैं वेबिनार वाले सभी प्रतिभागियों को, दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, आप फोटोग्राफी सभी लोगों का एक एक ले लीजिए आराम से, जहाँ से आप देख रहे हैं ये फोटो ले लीजिए। फोटो सभी लोगों का ले लीजिए। वेबिनार का कैमरा थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इधर सभी इधर कर देते। स्वागत सबका करा देगा, ठीक है जी। थैंक यू, आप बैठिए। और बाकी लोगों का भी, जो हमारे गेस्ट हैं उन लोगों का पहले आपको स्वागत आपका आप स्वागत करो राजी जी का। नंबर सबका आता है, बारी बारी से आता है आरजेएस में। आज प्राची जी के सम्मान का दिन है और आरजेएस ऑब्जर्वर आ जाए आगे। हमारे गेस्ट हैं, को ऑर्गेनाइजर भी हैं और अपने लोग संस्था के संस्थापक भी हैं, समाज सेवा करने में आगे हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं। हम लोगों के जो आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने आपको जोड़ा है। तो राजेंद्र जी विदिशा में हैं, इस समय सामाजिक काम कर रहे हैं और बैठक भी करने वाले। राजेंद्र जी भी अगर आएंगे तो मैं उनको कहूँगा कि आप घोषणा कीजिए, प्लीज बैठिए। और नेक्स्ट अश्विनी राणा जी, आप आ जाए। आप यहाँ इधर आ जाओ, आप इधर आइए। अश्विनी राणा जी हम लोगों के भी गेस्ट रह चुके हैं, वेबिनार में आते हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, मेरे ख्याल से
3-4 साल तो हो गया होगा। रणवीर सोलंकी जी आ जाए, हमारे आज गेस्ट में हैं। फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिएगा, वीडियो हो रहा है। जी फोटो ऐसे आ जी। अच्छा, हस्बैंड वाइफ भी कोई आए हुए हैं क्या? हाँ, एक आए हुए हैं। कौन है? मन्ना जी और मन्ना जी। देर किस बात है? ये असली चीज होता है ना। हस्बैंड वाइफ कोई भी आएंगे, हम लोग इसी तरह से स्वागत करेंगे। आप आइए, बड़ा वो लेना चाहिए, एक साथ कोहली बुक डिस्ट्रीब्यूटर के आए थे हस्बैंड वाइफ। नंबर 1 की पटना से संतोष झा जी आ गए हैं, इंदौर से। वीडियो भी बनाकर पॉजिटिव स्पीकर के रूप में इन्होंने आरजेएस में अपना स्थान बनाया है। ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हम लोग के आरजेएस सेंटर जो पटना में है, जिन्होंने कि जीवंत कर दिया सकारात्मक भारत आंदोलन में, पटना की आवाज को बुलंद कर दिया। और हम लोग वहां पर राष्ट्रीय कार्यक्रम लेकर गए, पहली बार दिल्ली से बाहर। इससे पहले दिल्ली में किया करते थे, लेकिन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में 160 लोगों को प्रोग्राम करने के बाद पटना में गए थे। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी 82-83 में लग रहे होंगे, 82 साल के जवान हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन के इतिहास में वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है हम लोग इस चीज को आगे, जुझारूपन जिसको कहते हैं, किताबों में लिखी हुई चीज है, उसको हम लोग लेकर देश के सामने आ रहे हैं, सरकारों को जगाने का। अगर सुदीप साहू जी जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। अभी हम लोग ऑटो एक्सपो को कवर किए थे, प्राची जी आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में। ऑटो एक्सपो मेला ग्रेटर नोएडा और कंपोनेंट मेला प्रगति मैदान में, उसको कवर करने के बाद नितिन गडकरी जी ने जो कहा, नीति आयोग के जो एडवाइजर हैं सुधांशु सिन्हा, उन्होंने क्या कहा, और जो हेवी मिनिस्ट्री के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या कहा, उसकी वीडियो न्यूज यूट्यूब पे अपलोड हो गई। उसी पर आधारित वेबिनार हुआ और उसमें तमाम लोग जुड़े और उसका जो रिकमेंडेशन था वो रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री को भेजा गया। वेबिनार में वो सुनाया गया। बाकायदा हम लोगों ने आज़ादी की अमृत गाथा के बैनर पे उस फोटो को लगाया, नितिन गडकरी जी की, नीति आयोग के सलाहकार की, और उनकी रिकॉर्डेड वीडियो सुनने के बाद हम लोग ने वो किया। तो सुदीप साहू जी ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है आरजेएस फैमिली की ओर से। उतने में एक देखा कि एक छोटी सी चिड़िया, उसके अंदर एक सकारात्मक भाव आया, विचार आया कि क्यों न मैं आग बुझाने का कार्य करूं, मैं कुछ तो कार्य कर सकती हूँ। तो वो जो चिड़िया थी वो समंदर में से अपनी चांच के अंदर पानी का बूंद लाती थी और उस आग में डालती थी। कई बार वो गई, कई बार आई, और उसी समय एक बंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि ये छोटी सी चिड़िया, उसकी चांच के अंदर कितना पानी आएगा। तो उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, तेरे ये चांच की इतना पानी से कोई आग बुझने वाली नहीं है। तो छोटी सी चिड़िया ने सकारात्मक भाव से कहा कि कोई बात नहीं, जब इतिहास के अंदर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उस हिस्ट्री के अंदर मेरा पहला नाम आएगा। आग बुझाने में नहीं, लेकिन आग बुझाने में आएगा, आग लगाने में नहीं। तो हमारे जीवन के अंदर भी सकारात्मक जीवन में अगर सोच बदलने की कार्य करना हो तो हम अपने सकारात्मकता को आगे बढ़ाएं, अपने मन के विचारों को परिवर्तन करें, क्योंकि मन के अंदर ही अनेक प्रकार के विचार आते हैं। आज हम सोचते हैं, हमारे मन के अंदर कितने प्रकार के विचार हैं। हम सुबह से रात्रि तक हम सोचते ही रहते हैं और हमारे अंदर दो विचार जरूर चलता है, करूं या ना करूं, लूं या ना लूं, जाऊं या ना जाऊं। तो कहा गया है कि अपनी आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है, और मन के अंदर 4 प्रकार के विचार चलते हैं। एक मन के अंदर जो विचार चलता है जिसको हम कहते हैं सकारात्मक विचार, किसी के प्रति अच्छा सोचना, किसी के साथ का सहयोग देना, अनेक प्रकार हम वो विचारों के साथ चलते हैं, लेकिन वो विचार हमारे पास आते हैं थोड़े समय के लिए। दूसरे मन के अंदर विचार चलते हैं जिसको हम कहते हैं कामकाज के विचार। वो विचार भी चलते हैं, हम सुबह उठते ही, आँख खुलते ही वो सोच चलना शुरू हो जाती है, रात्रि हम सोते हैं तब तक। और कई ऐसे विचार होते हैं जो स्वप्न में भी परिवर्तन हो जाते हैं।
तीसरे प्रकार के विचार जिसको हम कहते हैं अननेसेसरी विचार, और चौथा है जिसको हम व्यर्थ कहते हैं। अब हम सोचते हैं सकारात्मक विचार शायद हमारे पास आते होंगे हफ्ते में 1 बार या 2 बार, उससे ज्यादा तो हमारे पास ये विचार नहीं आएंगे। शायद हम किसी अच्छे स्थान पे गए तो वहां हमारे सोच की विचारधारा बदल जाएगी, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं भी धार्मिक स्थान पर चले गए हमारी मनसा बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, जिसको हम सकारात्मक विचार कहेंगे। अपने कोई परिवार का कोई बंदा मिला जिससे हमारा स्नेह है और उस स्नेह के साथ अगर उनके साथ हम आए तो उसको हम कहेंगे सकारात्मक विचार। अच्छे विचार तभी आते हैं जो हम कहते हैं। दूसरा, कामकाज के विचार वो तो आते ही रहते हैं, क्योंकि उनके बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं चलेगा। लेकिन साथ साथ हमारे तीसरा विचार चलता है जिसको हम अननेसेसरी विचार कहते हैं। अननेसेसरी विचार उसको कहा जाता है जो हमारे मन के अंदर आए और जैसे ही हमारी आंखों की दृष्टि के बाद जब हम जो सीन देखते हैं वो वहां से पास हो गया, और इसको हटाने के लिए हम छोटा छोटा काम कर सकते हैं रोज की तरह से। जैसे प्रकृति हमें कुछ देती है तो हम अपना सोमवार का दिन रखें कि वी शुड बी इन हार्मनी विद नेचर ऑन मंडे, तो एटलीस्ट मंडे को हमारे जीवन में एक सकारात्मक भाव आएगा। तो इसी सकारात्मक भाव को हम बढ़ाते हैं आगे, और बुलाती हूँ मैं हमारे लक्ष्मण प्रसाद जी को। लक्ष्मण प्रसाद जी फाउंडर है अपने लोग NGO के, और अपने सकारात्मक भाव को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी हमारे बंधुओं को मैं अपने RGS परिवार की तरफ से नमन और प्रणाम करता हूँ। मैं इस परिवार में अभी आप लोगों के सामने पहली बार जुड़ा हूँ, और मैं थोड़ा सा अपना एक परिचय देता हूँ। मैं प्रभात नमकीन के निर्माता हैं, और इसके साथ साथ समाज के लिए हम एक अपने NGO अपने लोग के नाम से रन कर रहे हैं, और उसमें हमारे कम से कम 200 बच्चे पढ़ रहे हैं और हम उसको पढ़ा रहे हैं। आज इतना बड़ा मंच में हम आपको RGS परिवार ने हमें बुलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत सबका आभार करता हूं। और आप लोगों से मिलके लगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं, बट मुझे एक एनर्जी मिल रही है सकारात्मक सोच के लिए। कि जैसे अपनी मैडम ने बताया कि चींटी मतलब पंछी अपनी चोंच से पानी डाल रही है उस जंगल में आग लगे में, और उसकी सोच कितनी सकारात्मक रही होगी। हम सभी भी इस तरह से आज गणतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे RGS परिवार की तरफ से मिले हैं, और इस संविधान और जो हमें स्वतंत्रता मिली है इसे हम कैसे संजोए रखें, और इनको और अच्छे तरीके से समाज में हम कैसे एक मोटिवेशनल बताएं। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति या अपने आसपास के लोगों के प्रति, इतना अच्छा उदाहरण इन्होंने दे के हमें समझाया। तो हम भी यही चाहते हैं कि RGS परिवार के साथ मिलकर सब लोग अपने समाज के प्रति, देश के प्रति सकारात्मक सोच रखें और उसे आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि समय हमें भी 2 मिनट का ही दिया गया है, तो मैं चाहूँगा कि आगे लोगों को भी वक्ता को समय मिले। और सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आइए हम सब लोग एक बार मन्ना जी के लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि हम मन्ना जी की वजह से यहाँ पर हैं और उनके सकारात्मक भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। इस सकारात्मक भाव को मैं बढ़ाने के लिए बुलाती हूँ संतोष झा जी को, जो हमारे बीच में इंदौर से आई हैं। संतोष झा जी, आप कुछ बोलिए। परिचय देकर। मैं संतोष झा इंदौर से आई हूँ, और मेरे पिताजी इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, और वो पटना के प्रभारी भी रह चुके हैं कई सालों से, और अभी प्रभारी नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं।
तो उन्होंने अभी फरवरी में एक घोषणा भी की है कि एक आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन का एक कार्यक्रम फरवरी में पटना में होगा। वो उसके को ऑर्गेनाइजर हैं और मुन्नी कुमारी उनकी ऑर्गेनाइजर रहेंगी। वो जरा लोगों को बता दीजिए। हाँ, मैं इस संस्था से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और हाँ, मैं प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट प्रोफेशनल से हूँ और इसमें आपको ये पता नहीं होगा शायद प्रोस्थेटिस्ट क्या होती है, ऑर्थोटिस्ट जिनके हाथ पैर कट जाते हैं तो मैं उनके नकली हाथ पैर बनाती हूँ, या जिनके कमर में दर्द है तो उनका बेल्ट बनाना, तो इस तरह का है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा दिल्ली में आई हूँ हायर स्टडी करने के लिए इसी फील्ड में, और ये एक विकलांग संस्थान है IPH करके है विष्णु दिगंबर मार्ग में, तो अभी मैं वहाँ पे कर रही हूँ हायर स्टडीज़। और मैं इस संस्था से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ। मैं बीच बीच में यहाँ पार्टिसिपेट भी करती रहती हूँ इनके कार्यक्रम में। पटना में भी एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से सकारात्मक एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कि वो आज के डेट में, जैसे कि बहन जी ने भी बताया, कि बहुत ज़रूरी है और सब में होना ये बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट रखता है। तो मैं भी इसमें थोड़ा सा जितना सहयोग हो सकता है मैं करती हूँ और मुझे मन्ना जी के साथ बहुत अच्छा लगता है काम करके और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पूर्व प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुन्नी कुमारी जो कि एडवोकेट भी हैं और टीचर भी हैं, तो उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव किया कि हमारे यहाँ से, क्योंकि वो 82 ईयर्स ओल्ड हैं, इनके पिताजी 83 में पहुँचने वाले हैं, स्वास्थ्य समस्या भी आप समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे तो मैं बराबर जुड़ते हैं, वोट ऑफ थैंक्स पिछले कार्यक्रम का उन्होंने ही किया था, वो जुड़ते हैं, वेबिनार में जुड़ते हैं, आध्यात्मिक साधक हैं वो। दीदेवार जी के वो फैन हैं, मैं कहूँगा दीदेवार जी से इतने प्रभावित हैं और उनको सुनने के लिए भी वो लाइन पे ज़रूर होंगे। मुन्नी कुमारी स्वयं प्रभारी बनी हैं और उन्होंने भी घोषणा करी है, वीडियो भी बना के भेजा है, अगली फरवरी में जो है वो आज़ादी की अमृत गाथा का कार्यक्रम करेंगी। इसी के साथ ये भी घोषणा प्राची जी कर देना चाहते हैं कि आरजेएस के जो एडवाइजर हैं प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, गूगल में टाइप करेंगे तो आ जाएगा, कंज्यूमर पॉलिसी के इंटरनेशनल एक्सपर्ट। पूरी सुबह से शाम तक हम लोग सकारात्मकता का राग अलापते हैं और वो सुबह से शाम तक कंज्यूमर्स राइट्स के लिए लड़ते हैं, उसी के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित। 40 साल हो गए। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी हम लोगों के आरजेएस के एडवाइजर हैं और भारत सरकार की कई कमेटियों में रहे हैं और अभी 2 फरवरी को उनके साथ मीटिंग भी होने वाली है। तो वो उन्होंने 2 कार्यक्रम की घोषणा ऑलरेडी करी है, उसका बैनर भी ग्रुप में डाल दिया गया है। बजट आ रहा है, बजट को लेकर पिछले साल भी हम लोगों ने 2 कार्यक्रम किए थे, प्री बजट एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यूनियन बजट 2003, उसके बाद 29 जनवरी को होगा और 5 फरवरी अगला संडे है, उसमें हम लोग बजट पेश हो जाएगा। तो पोस्ट बजट जो कंज्यूमर्स के रिएक्शंस होंगे कि समीक्षा होगी, कैसा रहा बजट, आपके अनुसार रहा, नहीं रहा, एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं, उस पर हम लोग समीक्षा बैठक जो करेंगे वो 5 फरवरी रविवार के दिन। ये 2 बैठक की घोषणा, अभी और भी बैठकों की घोषणा है क्योंकि टारगेट था कि आज के कार्यक्रम में 10 बैठकों की घोषणा होगी। मुझे लगता है कि आंकड़े पार करने वाले हैं। तो प्राची जी अगला जो है हम चाहेंगे कि आज ऐसी शख्सियत को हाजिर किया जाए जिन्हें हम लोग टेलीविजन पे देखते हैं, रूबरू होकर जो सकारात्मक भारत आंदोलन के दूसरी बार गेस्ट बनी है दिल्ली पुस्तक मेले के बाद। दिल्ली पुस्तक मेले में हम लोगों ने वॉलंटरीली सपोर्ट किया था। ये बड़ा मतलब अजीब सा मतलब माहौल हो गया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं पुस्तक मेला लगाते हैं। अब पुस्तक मेला को मीडिया जो है अगर समर्थन नहीं करेगी तो किस चीज़ की करेगी, आप बताइए। मुझे एडिटर का फोन आया, लोग कहते हैं कि भाई पुस्तक मेले में क्या है। मैं अवाक रह गया। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमें मीडिया को इस ढंग से प्रेरित करने की जरूरत है। और CMD ITPO ने कहा, जो ट्रेड फेयर लगा था उसको भी वॉलंटरीली सपोर्ट हम लोगों ने किया था। और उस कार्यक्रम में एक तो ये एडवोकेट सचिन जी आए थे समर्थन के रूप में, सुंदरम जी भी हम लोगों के गेस्ट थे जो दिल्ली पुस्तक मेला लगा था, सुंदरम जी भी आए थे। आप लोग आए हैं तो अगले कार्यक्रम में फिर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आप कौन कौन लोग आए थे। बातें बहुत हैं लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ और लिख लीजिए, वेबिनार में भी ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। आरजेएस का सकारात्मक भारत उदय आंदोलन भारत के इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि इस तरह का आंदोलन किसी भी भारत में निरंतर गतिमान रहने वाला, हर घंटे हर हफ्ते 2 घंटे देने वाला। और अब तो फरवरी से हम लोग
किसी भी दिन वेबिनार कर देंगे और बैठक कर देंगे किसी भी दिन, क्योंकि इतनी बैठकें फरवरी में घोषित हो गई हैं। 14 रविवार मेरे ख्याल से 12 घोषित हो जाएंगे, 12 रविवार तो है नहीं, फरवरी में करने हैं। और चूंकि किताब आ रही है प्राची जी, जो ये सारा कुछ हो रहा है ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये भारत का इतिहास दर्ज किया जा रहा है। और किताब के साथ एक सोवेनियर जो है वो मुफ्त दी जाएगी। 6 अगस्त 2023 को ये ऑलरेडी आरजेएस ने घोषणा कर दी है। 150वां कार्यक्रम लक्ष्य है और 24 जुलाई को सिर्फ जुलाई में एक कार्यक्रम करने का लक्ष्य इसलिए है ताकि किताब पर अच्छे तरीके से काम किया जाए, नई पीढ़ी तक एक अच्छी चीज पहुंचाई जाए जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को रेखांकित करे, स्थापित करे और देश दुनिया तक वो पहुंचाने के काम में आए। तो और सोवेनियर साथ में निकलेगी। तो 6 अगस्त एक माइलस्टोन भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा और प्राची गर्ग जी को हम बुलाना चाहेंगे ताकि हमारी जो खास ऐसी बहन जो अधिकारों के लिए लड़ती है, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ती है, जो ऐसे खानदान से आई है जिनके पिताजी इनके साथ ही रहे हैं, परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी के, ऐसी शख्सियत को पाकर हमारे अंदर तो वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आ जाती है। मैं 2 लाइनें अपनी पढ़ती हूँ। बेटियाँ और चिट्ठियाँ एक सी होती हैं, बेटियाँ और चिट्ठियाँ एक सी होती हैं, संभाल कर रखी गई बेटियाँ और चिट्ठियाँ महका देती हैं जीवन को मुस्कुराकर। आइए ऐसी ही हम एक बेटी का स्वागत करते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में, और एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं, वो बेटी जिनके पिताजी ने काम किया है अब्दुल हमीद जी के साथ में 1962 के युद्ध में, और खुद वो एक ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं जिनको हम टीवी में देखते हैं। आइए मैं आपको रूबरू कराती हूँ उनसे, शबनम फाजिल खान जी से। शबनम जी आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया दी। देख रहे मेरे आते ही सब हिलने लगा है क्योंकि जहाँ आर्मी पैर रख देती है वहाँ सब हिला देती है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे बहुत ही जो सम्मानित सेठी जी, सबसे पहले नाम लूँगी क्योंकि मेरे बहुत पुराने जानकार हैं सेठी जी। बाकी मुरारी तिवारी जी नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारणवश, उनके परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा बताया उन्होंने मुझे अभी फ़ोन करके। आगा जिलानी जी, दीप माथुर जी, अश्विनी राणा जी, लक्ष्मण भाई, अब मैं आपको पहचान गई हूँ। नमकीन लेकर आए या नहीं पता करना पड़ेगा। लाए हैं, ठीक है। जो भी जो काम करता है वो साथ लेकर भी आया करो। यहाँ भी सकारात्मक रहना चाहिए। सबसे पहले सबको मैं गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं ढेर सारी देना चाहती हूँ और मन्ना भाई का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आपने ये एक छोटा शब्द लगता है सकारात्मक सोच। क्या है ये? कुछ नहीं, सकारात्मक सोच का नाम क्या है ये तो सुनते ही रहते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको समाज में लाना, जहाँ नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है सब लोगों को कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ पर क्वेश्चन उठा रहा है, हर कोई ना कोई सवाल पूछ रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई बहस कर रहा है, वहाँ पर एक सकारात्मक व्यक्ति जो हम सबको लेकर चल रहा है कि चलिए एक तरफ वो भी होते रहना चाहिए और एक तरफ पॉजिटिव वे भी रहनी चाहिए ताकि नेगेटिविटी को दूर भगाया जा सके। तो आज यहाँ पर हम उन शहीदों को भी नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। और आप पर मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे गणतंत्र दिवस की ही ज़रूरत है उनको याद करने के लिए या स्वतंत्रता दिवस की ही ज़रूरत है उनको याद करने के लिए। मैं तो सुबह जब उठती हूँ ना तो मेरी तो सांस में ही, जब आप आर्मी परिवार के होते हैं तो आप सोच सकते हैं आपकी सांस में ही जनगण मन अधिनायक जय हे, वंदे मातरम, ये आपकी आत्मा में ही होता है, आपको ना कहने की जरूरत पड़ती। और आप और हम इसके माध्यम से जुड़ जाते हैं सारे लोग। ये एक बहुत बड़ी पहल है। जैसे नमकीन वाले को नमकीन का काम दिया, ऐसे मिठाई वाले को मिठाई का काम दीजिए। हम जो कर सकते हैं, हम सबको एक एक काम भी सौंपा करिए। हम सब आपके दाएं बाएं बाजू हैं, आपके बाजू मजबूत करेंगे और इस युद्ध में हम सब आपके साथ हैं। सबको फिर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होकर और आप ऐसे समाज के साथ जो काम कर रही हैं और इतना आपकी वीडियो सारी ग्रुप में भेजा गया और इतना मतलब इसकी ज़रूरत सकारात्मक भारत आंदोलन को है। और आप लोग अपने अपने लोगों को अगर सकारात्मक भारत आंदोलन से जोड़ते हैं, हम लोग आपको सहयोग करेंगे, हम लोग मीडिया में लेकर आएंगे और आप लोगों की चीज़ों को, आपकी बातों को, जैसे दीदेवार जी के साथ हम लोग जुड़ गए। दीदेवार जी संरक्षक हैं, यहाँ पर जो बैठक करना चाहेंगे, दीदेवार जी का दिल बहुत बड़ा है, वो यहाँ बैठक कराएंगे, आपको पूरी ये डाइस वगैरह सब मुहैया कराएंगे। हमारे सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के संरक्षक हैं। मैं इतना कहूँगा, मेरे को 16 साल मेडिसिन लेनी पड़ी, बीपी की, शुगर की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की, कॉन्स्टिपेशन 150 साल पुरानी, पिताजी को, दादा को रोते देखा कॉन्स्टिपेशन से, और पेन किलर इतनी ली कि ऐसा कोई ज्वाइंट नहीं जिसकी फिजियोथेरेपी छोटी और बड़े हॉस्पिटल में नहीं हुई, और 3 साल ली पाइस की प्रोस्टेट की, और जन्म विस्तारा के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। इट इज द मेडिसिन क्या है, आपके ब्रेन में अगर हैप्पीनेस आ गई और नेगेटिविटी क्यों आएगी। मैं क्रॉलिंग की, 7 महीने का बच्चा क्रॉलिंग करता है और उसके बाद सारी उम्र चलता है। मैंने क्रॉलिंग नहीं की, मैंने सारी दुनिया को प्रणाम कर दिया, सब पैरों को प्रणाम कर दिया। जब तक आप नेचर के साथ जो बचपन में 3 साल हैं वो छोड़ देंगे, सिर्फ थ्योरी में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और 3 साल का बच्चा जो करता है, मैंने रो के दिखाया, मैंने हंस के दिखाया, और जाके एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है का कबूतर नहीं है, अब कलयुग में आए हैं, का क्रोध है, क्रोध को काबू कैसे पाना है, खाना कैसे खाना है। और इंग्लिश का वर्ड है पहला ए हाउ टू विन द एंगर। हैप्पीनेस मैं सिखाऊंगा 3 चीजों से, आपकी आंखों से, आपके कान से और मुंह से बोलने से। खाना हमारे दर्शन आश्रम नेचुरोपैथी गुड़गांव में फ्री सेवा है। 4 चीजें सीख लो, आपको कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। और मेरा एक ही लाइन का नारा है, बोलिए, हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, हैप्पीनेस इन एवरीथिंग, हैप्पीनेस इन एवरीथिंग। ये चार्ट लगा हुआ है मेरे माइंड के अंदर, नेगेटिविटी कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी। बहुत बहुत गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकल है। ये हमने महात्मा गांधी जी को देखा है कि जब वो ट्रेन में थे तो सूट और टाई में थे, और सूट और टाई छोड़ के उन्होंने धोती पहनी थी। सो गुलाटी जी अभी महात्मा गांधी बन के आएंगे, सूट और टाई छोड़कर, आप देखेंगे ओरिजिनल महात्मा गांधी जी को। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको बदलें जब तक बाकला प्रोग्राम चले। हाँ, मैं अभी आपको अपने पिछले जन्म में आऊंगा। इस जन्म में मैं अकेला आदमी हूँ जो 24 घंटे स्मार्ट टाइम में रहता है। अकेला बनने के लिए अपने ब्रेन को यूनिट नहीं दो। और एक बार हंसा दीजिए सबको। मेरे को अगला जन्म पक्का है, पक्का। और किसी को अगला जन्म देखना है, बड़े आराम से दिखा दूंगा, मगर मैं उसको दिखा अगले सेशन में जो ना जो बीमार है 60 से ऊपर देखना चाहते। सर छुपे हुए कहाँ थे हम लोग, तो बैठक आयोजक ढूंढते रहते हैं। छुपे इसलिए थे, हम आप लोगों के पास आएंगे। अब देखो 2 मिनट टाइम दोगे तो छुपे रहेंगे। हमें मिलता नहीं, क्या करें, क्योंकि मैं 1 मैन आर्मी हूँ। फिर मिलेंगे। और मेरा नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस आर्मी। वर्ल्ड हैप्पीनेस आर्मी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाटी साहब। और प्राची बहन, इस तरह से भारत में ना बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, वो निकलते क्यों नहीं है। दीदेवार जी आपकी तरफ इशारा है, ऐसे सारे लोगों को आरजेएस ही वो मंच है जो पूरे देश भर में पहुंचा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया, ये कैंपेन वन एंड ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। और अब जो है समय आ गया है, मैं 2 मिनट दीदेवार जी के बारे में बोलना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा, क्योंकि लंच जो है तैयार है, कोई नहीं जाएगा। सभी लोगों के लिए लंच जो है तैयार है, रखा हुआ है, आ गया है, मैंने रिसीव कर लिया है, और आप निश्चिंत रहिए कि आप लंच करके जाएंगे। ये लंच जो है 74वें गणतंत्र दिवस का लंच है। 74वें गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, खुशी के साथ मनाते हैं, और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। आप भी गुलाटी जी लंच करके प्लीज आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी आदमी बिना लंच किए ना जाए, क्योंकि लंच पर्याप्त है। और गणतंत्र दिवस का लंच मानकर, आरजेएस फैमिली के लंच मानकर आप करेंगे। हमारे अंतरराष्ट्रीय कंज्यूमर पॉलिसी विशेषज्ञ श्री बेजोर मिश्रा जी और डॉक्टर प्रफुल्ल डी सेठ जी ने इस बात को कहा कि दुर्घटनाएं कम से कम हो तो नाबालिगों को गाड़ी चलाने से रोकने के लिए कोई कानून बने। जब बच्चों को गाड़ी दे दी जाती है तो वो दुर्घटना करने की संभावना जरूर से ज्यादा होती है। इसके अलावा
विजय मिश्रा जी ने ये बात कही कि हमें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था जो है जब होगी, सार्वजनिक वाहन चलेंगे तो लोग अपनी गाड़ियां कम लेकर के निकलेंगे और कम लेकर सड़क पे गाड़ियां कम आएंगी तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी। पूरे दुनिया के अंदर सब्सिडी दी जाती है सार्वजनिक सेवा में। हमें भी जो है भारत सरकार को चाहिए कि वो जो है सब्सिडी दे और परिवहन व्यवस्था को सस्ता बनाए और बेहतरीन क्वालिटी का बनाए, क्योंकि लोग पैसे देते हैं लेकिन बेहतरीन क्वालिटी की व्यवस्था नहीं मिलती है। क्योंकि सरकार के पास यह क्षमता है कि वो आम जनता को जो है सार्वजनिक वाहन दे सकती है, सुलभ करा सकती है। इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी और सबका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। मैं इसके लिए प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था, जिसको हमने चिट्ठी में लिख के भेजा है। चल रही है ट्रेन जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसको आज के संदर्भ में कि हम बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, सोलर एनर्जी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ट्राम जी तो आपने ट्राम की भी बात की और जो आरजेएस का वेबिनार हुआ था जिसमें नितिन गडकरी और नीति आयोग के एडवाइजर वगैरह की बात सुनाई गई थी, आपने लेटर भेजा है आरजेएस फैमिली की ओर से। इसके लिए सुदीप साहू जी, गाजियाबाद के प्रभारी आरजेएस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है थोड़ा सा मैं दीदेवार जी के बारे में बोलना चाहूँगा। दीदेवार जीवन ज्योति से तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो फाउंडर हैं। आपको दीदेवार शब्द जो है बहुत सारे लोग जो मेरे ख्याल से आसपास के लोगों को भी नहीं पता होगा कि जो आदमी जिसका नाम सुरजीत सिंह कोहली, उन्होंने दीदेवार शब्द अपने साथ, यानी कि पूरा जीवन जो है ना, ये दीदेवार का क्या अर्थ होता है गंभीरता से आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि यही गणतंत्र दिवस का संदेश होगा आपके लिए जो आप दीदेवार जी से लेके जाएंगे। दीदेवार जी अभ्यास मंत्र आप लोगों को बताएंगे जो 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 आपके विकास और शांति में काम आएगी। ये आपके लिए है, तो उसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। दीदेवार जी की बातों को गंभीरता से सुनना पड़ेगा और उस वक्त मैं चाहूंगा कि पीछे जो भी चल रहा है उस पर विराम लगा दिया जाए, क्योंकि अभ्यास मंत्र जो है वो योग की तरह है। और इन्होंने जो एक कर्मयोगी हैं, आध्यात्मिक गुरु आरजेएस फैमिली के हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि दीदेवार जी यहाँ पर आएं और उस अभ्यास मंत्र का जो सलीका है वो किस तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, एक छोटे से सेशन में करके दिखाएं। स्पिरिचुअल लीडर सुरजीत सिंह दीदेवार जी, स्वागत है सर। ये आजादी की अमृत गाथा का 119वां कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के अंदर हो रहा है। धन्यवाद मन्ना जी। मेरे बारे में अभी मन्ना जी ने बताया, हम सब आरजेएस के साथ जुड़े हैं और एक शब्द मैंने अपने आप लगाया। कोई शायर लगाता है अपने नाम के साथ, अपना नाम बदल देते हैं, कोई कैसा लगाते हैं, कोई कैसा लगाते हैं। तो यहाँ सुरजीत सिंह कोहली, जब मैंने अपने नाम के साथ दीदेवार लगाया तो दीदेवार जीवन ज्योति के नाम से एक संस्था बनाई 2011 के अंदर और उसको चला रहे हैं। अभी नितिन गडकरी जी से बात अभी हुई उनके बारे में, तो वो वाहन के बारे में बात करते हैं। अनेक वाहन आ रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, हम सभी ने वाहन तो चला लिया, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि जिसने वाहन बनाया है उसने वाहन चलाने की बुकलेट उसके अंदर रखी थी और हम सब ने उस बुकलेट को समझ के उस वाहन को चला लिया। और उस वाहन को चलाने के लिए जिसने सर्वप्रथम सिखाया उसने किसी को ड्राइविंग सिखाई कि कहाँ क्लच है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ हार बजाना है, कहाँ इंडिकेशन देना है। मगर कोई दुनिया का बड़े से बड़ा जितना भी ड्राइवर अच्छा हो, वो ये कभी नहीं किसी को सिखा सकता कि कब तुझे ब्रेक लगानी है और कब तुझे हार बजाना है और कब तुझे मोड़ लेना है। वो जो स्टीयरिंग पे बैठा ड्राइवर है उसे उसी मूवमेंट के अंदर सीखना पड़ेगा। इसी एक आधार को लेकर जब मैंने अपने भीतर से प्रश्न किया तो प्रकृति ने
हमने माना है एक गणित के हिसाब से कि 84 लाख जूनी है, एक गणित है, वो मान के जाते हैं। और अनेक जीव के अंदर एक ऐसा जीव प्राणी बनाया है जिसको वो अधिकार दिया है जो अब प्रकृति के पास भी वो अधिकार नहीं है। उसने सारी अपनी जो भी विरासत थी ऐसे जीव को दे दी। वो जीव कौन था? वो जीव था वो जो अपने मन का विकास कर सकता है, और किसी जीव के पास मन विकास करने की शक्ति नहीं है। और जिसने मन का विकास करा उसने स्वयं को मानव कहा। और इसी मानव ने अपने मन द्वारा अपने इष्ट को रचा। ईश्वर ने मानव नहीं रचा है, प्रकृति ने मानव रचा है, और अपने मन द्वारा मानव ने अपना एक इष्ट रचा है। मेरे मन का इष्ट कोई और है, आपके मन का इष्ट कोई और है। ये मन भेद था जो आपस में मतभेद बन गया है, और ये हमने मन द्वारा इष्ट बना, इसलिए स्वयं को मनुष्य कहा है। और अपने इष्ट को व्यक्त करने के लिए जिसने व्यक्त करा उसने अपने को व्यक्ति कहा। व्यक्त करने की जो सक्षम है वो इसी मानव का था। तो जिसने अपने व्यक्ति को व्यक्तित्व करने में अच्छा करा तो उसका व्यक्तित्व निखारा। और हमने जिसको व्यक्तित्व निखर गया हमने उसे पूजना शुरू कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं, आधार है, आधार है, आधार है। पर सभी ने सुना कि तेरे भीतर है, भीतर है, भीतर है, भीतर है। वो भीतर क्या था? प्रकृति ने मानव को 2 आंखें दे रखी हैं जिसको दीदे कहा जाता है, और इन दीदे द्वारा दर्शन किया जाता है जिसे दीदार कहा जाता है। और इन दीदों को जिस चेहरे पर अंकित है उसके दीदार करने की शक्ति उनके पास नहीं है। और इन दीदों ने जिसका दीदार करा मानव ने भ्रम होकर उसी को जीवन का आधार बना लिया। उसकी कोठी, उसका बंगला, उसकी पढ़ाई, उसके वो संतान देखते अपने, और खुद खो गया। जो अपना करे दीदार वो है दीदेवार। और दीदेवार जाने के लिए क्या करना है? अभी नकारात्मक की बात हुई, वो दीदेवार कैसे बनेंगे अभी सभी 2 मिनट के अंदर आप बन के जाएंगे, ये आपको आश्वासन दिया जाता है। वो कैसे होगा? प्रकृति का नियम। किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है। हमारे वेद जो है किसी के अनुभव थे, उन्होंने लिखा। और कभी भी आज तक के भी इंसान हो उसने झूठ बोला, नकारात्मक बोला, जिसने भी अपना अनुभव बताया उसमें कभी झूठ नहीं हो सकता, कभी मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वयं का अनुभव होता है। और किसी एक का अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान है। और ज्ञान सूचना से जब बनता है, और जिस ज्ञान को विधि द्वारा दिया जाए तो विद्या बनती है। और जहां विधि दी जाती है वह उस जगह को विद्यालय बोला गया है। और उस विधि लेने के लिए जो उसके अर्थ को समझने के तैयार हो उसको विद्यार्थी कहा। मगर जो देने वाला है उसको अध्यापक कहा है, जिसने स्वयं अपने जीवन पे अध्ययन उसी विधि द्वारा करा है, इसलिए अध्यापक बना है। और अध्यापक ने जब भी कुछ सुनाया है 0 से 9 था, कहीं मतभेद नहीं हुआ, A to Z सबने पढ़ लिया, क्योंकि विधि द्वारा अगर कोई चीज दी जाएगी उसमें मतभेद नहीं होगा। हम जो भी बात करते हैं बगैर विधि के करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। और अभी भी जो अभ्यास सत्र में अंदर विधि द्वारा बताया जाएगा, वो विधि क्या है? मानव को एक अलग चीज दे रखी है। जब भी कोई मेल और फीमेल का शारीरिक मिलन होता है तो उसके 40 दिन के बाद वो चेतना जिस मां की गर्भ में आती है, महिला के गर्भ में आती है, खुद संदेश देती है कि मैं इस गर्भ में आ गई, जिसे हम 1.25 महीना भी कहते हैं, चलिया भी कहते हैं। और 40 का महत्व आपको आज सुना है, पर उसका महत्व क्या है वो बता रहे हैं। और 7 पड़ाव 40 के जब पूरे कर लेता है जीवन के अंदर, मां के पेट के अंदर,
तो वो पूरा तैयार हो जाता है। ये 7 जन्म और कोई नहीं, ये 7 पड़ाव हैं जो 7 जन्म हम मानते हैं। ये 7 स्टेप हैं जो अपने शरीर को पूरा तैयार करके इस जगत में आ जाते हैं। और मां के गर्भ के अंदर जब तक वो चेतना शरीर तैयार कर रही है तो उसका इनटेक और आउटलेट लेने का एक ही द्वार होता है। मगर जब वो मां के गर्भ से लेकर उसका आगमन इस जगत में हो जाता है तो वो बंद हो जाता है द्वार, और चेहरे के ऊपर 7 द्वार और उस द्वार के नीचे 2 द्वार खड़े हो जाते हैं। जो नीचे के 2 द्वार हैं निकास के लिए हैं, और चेहरे के ऊपर जो 7 द्वार हैं वो ग्रहण करने के लिए। और वो द्वार जिसको हम नाभि द्वार बोलते हैं वो मेरे जीवन का सब कुछ है, और जिसको हमने भूल गए हैं। मेरा श्वास मेरे जीवन की अवधि उसके अंदर है। मेरी जीवन की अवधि, मेरी जीवन की प्रक्रिया मेरे हाथों की लकीरों में नहीं है। हाथों की लकीरें मैंने बनाई हैं। 7वीं अगर मैं फेल हो गया और पढ़ाई छोड़ दी तो मेरी रिपोर्ट कार्ड 7वीं फेल रहेगी। अगर 7वीं फेल होकर मैंने समझ लिया कि किस कारण से फेल हो, अध्ययन किया, तो मेरी रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकती है। सो हमें इस भाग्य पे नहीं जाना है, हमें वो नेवल पॉइंट को देखना है। वो नेवल पॉइंट 40 का है। जिस काम को हम 40 दिन कर लेते हैं वो हमारे जीवन में उतर जाता है। स्कूल के अंदर पहाड़ा टेबल हमने 40 दिन पढ़े, और जीवन के अंदर ना तो वो टीचर चाहिए, ना किताब चाहिए, ना स्कूल चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा हो गया है। 5 गुना 5 25 सबको आता है, क्योंकि 40 दिन हमने उसे प्रैक्टिस करी है। और जिस चीज को आप 20 दिन के बाद शुरू कर देंगे तो हमारे स्वीकार भाव से 21 दिन से लेकर 40 दिन तक जिस काम को कर लेंगे वो हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। और उसके बाद हमें किसी की आवश्यकता नहीं कि हमारी इंद्रियों से ग्रहण कर लेती है, और इंद्रियां हमें प्रेरित करती हैं। हम जिस भाषा को सीख जाते हैं उसको बोलने के लिए इंद्रियां हमें बताती हैं, और जिस भाषा को हमें सीखना होता है वो नहीं होती। पहले 7 साल बच्चा ग्रहण करता है, उसे बताना नहीं पाता, उसे भाषा, खाना पीना, माँ की बोली सब वो ग्रहण कर लेता है। और दूसरे 7 साल के अंदर उसे बताया जाता है, स्कूल के अंदर मर्यादा करके बताया जाता है। और जैसे 2 साल पूरे हो जाते हैं, 14 साल पूरे होते हैं, तो प्रकृति में बदलाव आ जाता है। वो बच्चे के अंदर बदलाव आता है। अगर वो महिला है तो उसे माँ बनने के गुण उत्पन्न होते हैं। अगर वो पुरुष है, बच्चा है, तो उसमें पिता बनने के गुण पैदा होते हैं। और हमने कभी उसी समय उसकी शादी कर दी थी। ये हमारा भ्रम था। बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं हुआ था। फिर हमने तीसरे 7 के अंदर 21 के अंदर से माना के तैयार हो चुका है, तो हमने उससे करा। ये भी 7 के पड़ाव में मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय हो रहा है। सो हमें जीवन के अंदर कुछ भी सीखना है। कोई सकारात्मक और कोई नकारात्मक हो नहीं सकता। कोई सुख नहीं है, वो दुख नहीं है। हम अगर अपने आप से पूछे सुख क्या है, अरे जो मुझे सही लगता है, जो मैं चाहता हूं हो जाए तो सुख है, जो मैं नहीं चाहता वो दुख है। एक ने शाम को मंदिर में जाना है और एक ने शाम के ठेके पे जाना है। जो ठेके पे जा रहा है उसके लिए शाम सुख है, और जो मंदिर में जा रहा है शाम, और दोनों को बदल दिया जाए, परिस्थिति सेम है। ठेके वाले को मंदिर भेज दो, मंदिर वाले को ठेके, दोनों के लिए दुख हो जाएगा। अर्थात हमारी स्वीकार भाव किस पे है? सुख और दुख है। अगर जो भी परिस्थिति बनी है हम स्वीकार भाव कर लेंगे तो दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। अगन क्या है? कच्चे को पक्का करती है, खाना बनाती है, अगन बनाती है। वो सकारात्मक है, नकारात्मक है? वो सकारात्मक। मगर वो किसी को जला दे, जब भड़क जाती है तो नकारात्मक होती। तो हमारे भीतर हमने कितनी समय सीमा के संदर्भों से विचार को रखना है, और कौन सा कब तक वो सकारात्मक रहे और कब वो नकारात्मक हो गए, हमारे भीतर है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। और अभी हमारा श्वास, पूरे जीवन के अंदर हमारा जीवन पहले श्वास से आरंभ हुआ है, और अंतिम श्वास से मैं शब्द बन जाता हूं, मेरी पहचान खत्म हो जाती है। हमें यह तो बताया गया क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी बीमारी है, क्या पढ़ना है, कौन सा काम करना है। कोई दुनिया के अंदर अभी तक श्वास कैसे लेने है ये कोई नहीं सिखा सका। और मेरा जीवन शुरू ही श्वास से होता है, अंत भी श्वास में होगा, और श्वास की प्रक्रिया हमें नहीं सिखाई गई।
या भी गाड़ी की बात हुई है, अपने आप से प्रश्न करें कि जिसने भी गाड़ी सीखी है, कहां सीखी है उसने गाड़ी? उसने खाली जगह गाड़ी सीखी है, पर चलाई कहां है? ट्रैफिक के अंदर। और हम नादान बन गए हैं कि हम योग तो सुबह खाली जगह करते हैं और जब दिन में ट्रैफिक होता है एक्सीडेंट मार देते हैं। अरे जीवन के अंदर दिन भर योग करना है, दिन भर योग करना है। अब जिन वर्ष कारण में रहना वो कैसे होगा अभी बताएंगे। इस एक्सीडेंट तो तभी होता है। उसने मेरे को कुछ कह दिया, वो एक्सीडेंट, मैंने गुस्सा कर दिया, वो एक्सीडेंट। उसने क्या कहा है वो अपना विचार था, मैंने कैसे लेना है ये मेरा अधिकार है। तो मैं अपने अधिकार को उसका स्वामी बना देता हूं। उसने मुझे कहा, उसके लिए मैं क्रोध कर लेता हूं, मैं दूसरे को स्वामी बना लेता हूं। या दीदेवार में स्वयं का स्वामी बनता है, हर आदमी स्वयं का स्वामी है। ये जितने भी हमने एफर्ट लगाए हैं ये किसी से प्रेरित नहीं हुए थे, ये भीतर से अपनी प्रेरणा ली थी और स्वयं के स्वामी बने थे। मन्ना जी हैं, किससे प्रेरित हैं? ये झूठ बोल रहे हैं उससे प्रेरित है। ये स्वयं के स्वामी बन के जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। गुलाटी जी हैं स्वयं के स्वामी। अब अपने आप से पूछे हैं शबनम खान जी, स्वयं का स्वामी बनने के बगैर ये कर सकते हैं? तो हम दूसरे को क्यों देख रहे हैं? ये भीतर का द्वार है, ये दीदेवार है, ये भीतर का द्वार है, दीदेवार है। जब तक हम अपने भीतर अपने श्वास पे ध्यान नहीं देंगे हम स्वयं के स्वामी नहीं बन सकते। मेरा श्वास शांत है तो मैं शांत हूं, मेरा श्वास अशांत है तो मैं अशांत हूं। मैं 70 साल का हूं, जीवन बन कर डॉक्टर बैठे हैं, मुझे डॉक्टर की ना जरूरत पड़ी और किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ ही नहीं सकती अगर वो उसे कर रहे। प्रकृति का एक नियम है कि जो मेरे भीतर बीमारी है वो भीतर से ठीक होगी, बाहर की दवा से ठीक नहीं हो सकती। बाहर की दवा जो दी जाती है वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए है, वो ट्रांसफर के लिए है या रिप्लेस के लिए है। उसका कारण ही नहीं पता तो निवारण कैसे होगा? कारण भी आज आपको पता लगेगा मेरे भीतर की बीमारी का क्या है। बाहर से मिला हो, मच्छर ने काटा, एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, बाहर से इलाज हो सकता। भीतर का विचार के द्वारा बीमारी हुई है, विचार से ही दूर होती है। मैंने कैंसर तक के मजीर, किडनी फेलियर तक के विचारों से यहाँ पर ठीक करे हैं। और अब मैं भी इसी दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी को भी अगर होगी जो प्रक्रिया दिखाएंगे वो स्वयं ही अपना डॉक्टर है, वो ठीक कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। अब मैं एक अभ्यास सत्र 2 मिनट का आपको बताने जा रहा हूं। मेरा आसन कौन सा है? मेरा आसन है जिसमें मुझे आसानी हो। मैं दूसरे के आसन को आसन बना के कंफ्यूज हो जाता हूं। अरे वो आसन, इन्होंने हाथ के ऊपर हाथ रखा है, वो टांग के ऊपर टांग रखी है, और मेरा आसन वही है जो मुझे आसानी दे। और मैं हर परिस्थिति में श्वास तो ले रहा हूं ना, तो श्वास लेने के लिए स्पेशल आंसर की आवश्यकता क्यों है? मैं रात को सोया हूं, लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, श्वास तो ले रहा हूं। तो श्वास मेरे हर कर्म कैसे हो ये अभी अपने उसी आसन में बैठ के हमें देखें। जिसको ध्यान लग गया है तो आंखें खोल के करें, जिसको नहीं है तो आंखें बंद कर ले, क्योंकि उसको मैंने 9 पॉइंट जो बताया है नाभि, मेरा श्वास नाभि से आरंभ होता है और भीतर मेरी विचार शक्ति जो है ऊपर, हम कई नाम देते हैं, पर विचार शक्ति मेरे भीतर है। ये मेरा एक नाभि से लेकर विचार शक्ति तक मेरा एक श्वास लेने का पड़ाव है और उससे वापस लेने के मेरा पूरा श्वास पूरा होता है। और ये श्वास कैसे मेरा पूरा होता है? अगला श्वास उसी का बच्चा होगा, उसकी संतान होगी। अगर ये क्रोध का श्वास है तो मैं क्रोधी बनता जाऊंगा, अगर ये शांत का स्वभाव है तो मेरे जीवन में शांति आ जाएगी। मेरी संतान वही होगी जैसा मेरा उसका पिता और माता है। एक तरफ मैं माँ का रोल कर रहा हूँ, नीचे साथ पिता का रोल कर रहा हूँ, या पिता का रोल करते हुए माता रोल। जैसा मेरा उस समय श्वास का प्रभाव होगा वैसे ही अगला श्वास होगा। और शांत का श्वास है, ईमानदारी का श्वास है, शांति का श्वास है, विकास का श्वास है, तो मेरे बच्चे भी तो वही होंगे ना, तो मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। सो मैं प्रक्रिया सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। 120 सेकंड की है। आप सभी आंखें बंद करके जिस आसन में बैठे हैं उसी आसन में रहें और
मैं जैसे जैसे बोलूंगा उस पर ध्यान रखिए, उसी को अपने अंदर रिपीट करेंगे। 2 मिनट के अंदर अगर आप में से कोई दीदेवार ना बने तो बताना मेरे को। सभी से निवेदन है, आप अपनी आंखें बंद कर लें और नाभि द्वार के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। अब नाभि द्वार से श्वास मैं ले रहा हूं और मेरे ऊपर की ओर चल रहा है, चलते हुए मेरे पेट के मध्यम मार्ग तक होते क्रॉस करते मेरे पेट के ऊपरली भाग तक आ गया है। वहाँ से चलते हुए मेरे सीने के मध्य भाग में आता हुआ उसको क्रॉस करते हुआ मेरा ऊपरले भाग में जा गया और मेरे गले द्वार तक पहुँच गया है। गले द्वार से होते हुए मेरे मुख के निचले चेहरे के छोटी द्वार से करते हुए मुख द्वार को क्रॉस करते हुए नासिका द्वार पे गया और अब वो मेरे विचार द्वार पर उसने एक पड़ाव पूरा कर लिया। 1-2 सेकंड उसने वहाँ से विश्राम लिया और वो वापस अपनी दिशा के ऊपर नीचे आ गया और वैसा ही विचार द्वार अब मेरा नासिका से होते हुए मुख द्वार को क्रॉस करते हुए छोटी द्वार से लेकर मेरे गले द्वार से होते हुए वैसे ही मेरे नीचे छाती द्वार के मध्य द्वार से होते हुए पेट के ऊपरली भाग से होते हुए मेरे नाभि द्वार तक पहुंचा। इसी बात को आप 4 बार अपने आंखें बंद करके रिपीट करेंगे और इसके बाद आप अपना अनुभव बताएंगे कैसा है। आनंद आनंद आनंद। इस प्रक्रिया में कोई अपना अनुभव बताना चाहे? पहली बार सुना है। इसके 12 स्टेप हैं, 4 स्टेप होते हैं। 12 स्टेप जिसको समझ आ जाएंगे वो जीवन में जब चाहेगा वो पाएगा, जो चाहेगा वो पाएगा, जितना चाहेगा उतना पाएगा। प्रकृति ने अभी मैंने आपको बताया कि हमें सारा अधिकार दे रखा है। प्रकृति की सीमा सीमित है, असीमित शक्ति है पर सीमा सीमित है। मानव की शक्ति सीमित है पर सीमा असीमित है। सदियों से एक गीत गा रहे थे, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते। मगर एक मानव के अंदर यही प्रक्रिया जब उसके अंदर घर कर गई तो उसने कहा मुझे पंख की जरूरत नहीं है। पूछ अपने आप से मानव, क्या तू उनसे ऊंचा उड़ रहा है कि नहीं हो रहा जिनको पंख मिले हैं? ये स्वयं का स्वामी है। प्रकृति के पास वो शक्ति नहीं है कि मानव को उड़ा ले, पर मानव ये शक्ति तेरी थी जो तूने अपने। प्रकृति का एक नियम है कि सूरज अपना स्थिर है, उसके इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर लगाती है और जब पृथ्वी का भाग सूरज के पीछे चला जाता है तो वो अंधकार हो जाता है। प्रकृति का रचयिता कोई भी हो, किस नियम से बनाया हो, वो उस धरती को प्रकाशमान नहीं कर सकता। मानो तो अपने आप से पूछ 24/7 तो प्रकाश कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अपनी सीमा को क्यों दबा रखा है? चादर के पांव हमेशा पांव बाहर रख, चादर बड़ी करता जा, तरक्की करता जा, उन्नति करता रह। तेरे जीवन का ये उद्देश्य है। सुविधाएं तेरे को लेनी है। लैंडलाइन तेरे को मिली थी जब, तो तूने उसे पूजा नहीं है, उसमें कमी नहीं निकाली, पर उसके अंदर विधि के द्वारा उसमें प्रोग्रेस करते हुए आज तो स्मार्टफोन तक आ चुका है। पूजा और भक्ति की आवश्यकता नहीं है। जो मिला है विरासत के अंदर उपलब्ध है, उसको उपलब्धि की ओर कैसे ले जाना है, ये मानो तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे को आंखें दी रखी है, मैं इस दीवार के पार नहीं दे सकता। मेरे को कान दे रखे हैं कि मैं थोड़ा सा दूर से ज्यादा सुन नहीं सकता।
मेरी आवाज में एक सीमा बना दी गई कि मैं थोड़ी सी दूर से जा नहीं सकता। अब पूछ अपने आप से, माँ तेरे हाथ में एक खिलौना है जिसकी तेरी आवाज कहीं जा सकती है। यहाँ दुनिया में कोई बैठा है, मैं सुन रहा है, देख रहा है, बात कर रहा है, ये शक्ति तेरे पास है, तूने प्रयोग करा तो चल रहा है। तू किसका अधीन है? तू स्वयं का स्वामी नहीं बना, तूने किसी और का स्वामी बनाया तो गुर्बत में रहा। स्वयं का स्वामी बन तो सम्राट है, सम्राट है, सम्राट है। सम्राट कौन है? जो देता है। हमें भिखारी बनाया गया, क्यों? कभी किसी भिखारी की कहीं उसकी जरूरत पूरी हो, कहीं कहीं जाके उसको कहीं ना कहीं कुछ मिला है, और सम्राट देता है। आप प्रसाद लेने वाले बनते हैं या प्रसाद बांटने वाले बनते हैं? प्रसाद बांटने वाला अपनी चॉइस का प्रसाद बांटता है, लेने वाले को जो मिलता है वो अधिकार उसका खो देता है, उसे वो मिलता है। मैं बांटने वाला बनना या लेने वाला बनना, इसका स्वामी मुझे को अपने स्वामित्व में बताना है। ये चीजें हम जब अपने अंदर देखेंगे, और अभी बात हुई थी डॉक्टर साहब ने, वो टांग आंख कान बनाते हैं दूसरे डॉक्टर साहब। प्रकृति का एक नियम है कि मेरा अगर एक बाजू कट गया है तो दूसरा बाजू कभी ये नहीं कहता कि वो बेकार का है, मैं भी नहीं काम करता। वो बाजू जो है, मेरी टांग भी सहयोग देती है, बाजू डबल काम करके उसकी कमी दूर करता है। यही मानव समाज का नियम होना चाहिए कि मानव के अंदर अगर कुछ है तो मैं सहयोग कर सकता हूं, मेरी क्षमता है। वो नहीं कर रहा तो मत करे, दूसरे पे नजर मत रखो, अपने दीदेवार बोलो, अपने अंदर दीदार। मेरा शरीर जो है, टांग अपना काम करती है, हाथ अपना काम करता है, जीवा अपनी काम करती है, आंखें अपना काम करती है, सभी अपना अपना काम करते हैं तो शरीर की चाल चलती है। वो कोई भी बीमार हो जाए, वो काम नहीं करता तो वो आजकल नकारात्मक है ही नहीं। तेरे में इतनी क्षमता हो जाए कि तेरे को देख के सकारात्मक बने, उसको देख के तूने उसका स्वामी नहीं बनाना, वो तेरे प्रगति को, तेरे व्यवहार को स्वामी बनाए। ये मेरा नियम होना चाहिए कि मैं अकेला चला समाज को लेके। महात्मा गांधी जी अकेले चले थे, सुभाष चंद्र बोस अकेले चले थे, जो भी हुए शहीद हुए, इनके पिताजी हैं, कोई भी फौजी हो, कोई फौजी छोड़ के आ जाते हैं, मगर जिसने दृढ़ संकल्प हुआ मरणोपरांत भी वो पूजे जाते हैं, क्योंकि जब तक वो स्वयं का स्वामी ना हो ऐसा नहीं। और विचार जब है, मुझे 2 टांगे दे रखी हैं, मैं कोई सी भी टांग पहले उठा लूं, बाईं या दाईं, मगर उसी दिशा के चलने के लिए मुझे दूसरा पांव उसी दिशा में चलना होगा, तभी मैं उस मंजिल में पहुंचता हूं। और ऐसा ही संसार के अंदर मैं संसारी पूरा हूं, संसार के सभी काम करते हुए। एक टांग मेरी संसार की है, दूसरा विचार मेरा अध्यात्म अध्ययन का है कि मैं पहले अपने अंदर अध्ययन करूं, स्वयं से ईमानदारी करोगे, कभी भी जीवन में दुविधा में नहीं आओगे, दुविधा में नहीं आओगे। हम दूसरे को देखकर पीछे चलते हैं, अपने से ईमानदारी नहीं करते। स्वयं से ईमानदारी करेंगे तो हम अपने में चलेंगे। और इस सब के साथ आप कुछ बार बार आए, कुछ पहली बार आए, मेरी भाषा के अंदर कड़कपन भी था, जोश भी था, संयम भी था। उस सब के साथ मैं आपका आरजेएस की तरफ से और दीदेवार जीवन ज्योति सर आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और किसी को भी इसके बारे में प्रश्न करने हो तो अभी मैं सिर्फ गुलाटी जी को, गांधी जी को बुला के 2 मिनट बुला के, उसके बाद लंच का होगा, उसके बाद जिसका भी कोई प्रश्न होगा तो कहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए महात्मा गांधी जी। मैं भी थैंक यू जी दीदेवार साहब, शुक्रिया। इन्होंने मेरे को, मेरे ख्याल पिछले 2.5 साल पहले किसी एक प्रोग्राम में डांस करते देखा और पहचाना और खूब बुलाया। और ये मैं कहूँगा मैं इनका फैन हूँ पहले तो, ये मेरे फैन है। हम सब अगर मिलके समाज को ठीक जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। अब मैं कहूँगा कि मैंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जन्म 18 नवंबर 1952 में हुआ। और हुआ क्यों? और मुझे लगता है कि गांधी जी की जो हेल्थ की पॉलिसी थी उस करने के लिए मेरा जन्म हुआ। उन्होंने भी
18 नवंबर 1945 में एक नेचुरोपैथी ट्रस्ट की स्थापना की थी पहली बार पुणे में, और वो तो 48 में चले गए और कुछ गोली लगी, जो भी कहो। मेरा मानना है कि 4 साल बाद फिर मैं आ गया, मगर मैंने पहचाना अपने आप को जाके 64 साल में ही, और मेरे को मौका मिला जब उनका 150वां वर्षगांठ थी, तो 100 बच्चों को इंडिया गेट से गांधी बना के लेना था। तो किसी ने कहा लीड कौन करेगा, मेरे को भी पता नहीं था। किसी ने कहा जी वो गुलाटी जी हैं, वो गांधी लगते हैं। मुझे कहते जी आप लीड करोगे, मैंने तो मना नहीं किया कभी किसी काम के लिए, मगर मुझे 1-2 दिन दो, मैं ड्रेस पहन के आपको फोटो भेजता हूँ INO वालों को। मैं क्या, अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं लीड कर दूंगा। मैंने फोटो भेजी, उन्होंने कहा ये आप तो पूरे गांधी लगते हो। मैं कहा मुझे ही लग रहा है मैं ही गांधी हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो कई बार हम समय को भी नहीं पहचान सकते जो ये कह रहे हैं, मगर जब हम अंदर से अपने को पहचानने लगेंगे तो आपकी प्रतिभा अपने आप निकलनी आ जाएगी। अब आगे क्या हुआ, आगे हमारे माननीय पूज्य माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने लकीली 18 नवंबर को इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे कर दिया, और मेरे को बहुत करज मिला कि मेरा ही बर्थडे हो गया। और गांधी जी की जो 2 अक्टूबर को 2 चीजें होती थी, गांधी जयंती सुबह और शाम को नेचुरोपैथी डे, वो मेरे बर्थडे पे आ गया। तो मेरे को कुछ ज़्यादा करना पड़ा, और जब मेरे को इंडिया गेट से लीड करना था तो मैंने उनको कहा देखो जी मैं ज़्यादा तो जानता नहीं उनके बारे में, मेरे को कुछ किताबें दे दो, क्योंकि 18 नवंबर को उसी दिन लोकसभा पहले दिन खुलनी थी। मैं कहा सारे टीवी चैनल वाले 12 बजे मेरे पीछे पड़ जाएंगे फोटो देख के, मेरे को ही दिख रहा है। तो मैं कहा वो तो MP तो 4 बजे निकलेंगे, मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर मैं कुछ जवाब ही ना दे पाया तो लोग कहेंगे जी ड्रेस में पहन के आ गया, 1100 रुपये लिए होंगे, ड्रेस पहन के आ गया। तो फिर मैंने 10 दिन पूरी किताबें पढ़ी, जो मैं जान सकता था वो जाना, ठीक है ना। अब मैं आपको हेल्थ के लिए गांधी जी का एक फार्मूला दूंगा, बहुत आसान है। एक बिटिया ने, सुहानी यादव कानपुर ने बुक लिखी है मैं भी गांधी, उसमें सिर्फ क्या बताया, अगर दिन में आप 1-2 बार 11 बार यही बोल देंगे मैं भी गांधी, तो आपके अंदर गांधी जी की प्रेरणा आ जाएगी। गांधी जी के सिर्फ 2-3 चीजें ही हैं, आँख का, कान का, मुंह का। अगर ये आ गया, आंखों से जो देखा है उसको ग्रहण कैसे करना है, और कानों से जो सुना है उसको क्या रखना है और क्या करना है, और बोलना क्या है, और तीसरा खाने का उनका नेचुरोपैथी का था, वो मैंने आपको बताया है। दर्शन नेचुरोपैथी आश्रम गुड़गांव में उनकी पूरी पॉलिसी पे फ्री सेवा होती है, ठीक है ना। अब हाँ बस मैं खत्म कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे एक बार मेरे साथ सारे, मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी हूँ, मैं भी गांधी हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं भी गांधी हूँ। 30 जनवरी को हम लोग याद करेंगे, गांधी जी को श्रद्धांजलि भी देंगे, ट्रिब्यूट भी देंगे। आज हम लोगों ने जिन लोगों को दिया उनको एक बार नमन कर लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठाकुर रोशन सिंह, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद जी। तो ये जो आजादी की अमृत गाथा हुई, वहां पर नई नई बातें आप लोगों को सुनने को मिली। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की बैठकें जो RJS देश भर में कर रहा है वो आपके संस्था के और आपके सौजन्य से भी की जाएं? अगर की जाएं तो आप लोगों में से कितने, जैसे कि रणवीर सोलंकी जी आए और इन्होंने ही आजादी की अमृत गाथा का एक अंक आगे बढ़ा दिया। दीदेवार जी लगातार बैठकें करते हैं, हमारे RJS ऑब्जर्वर दीप माथुर जी बैठे हुए हैं, और इन्होंने कहा है 2 आजादी की अमृत गाथा की बैठकें मैं करवाऊंगा। तो 2 RJS ऑब्जर्वर दीप माथुर जी 2 बैठकें करवाएंगे। बैठिए सर, बैठिए। तो खुराना साहब का स्वागत है सर। ये सकारात्मक बैठक हो रही है। आजादी की अमृत गाथा, जो आजादी भारत सरकार का अमृत महोत्सव है, उसकी 119वां कार्यक्रम है। कोई जाएंगे नहीं क्योंकि लंच तैयार है, और घोषणा करने के लिए आप लोगों में से और कोई लोग हैं? हाँ, HK सेठी जी ने पहले भी, वो जो हम लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग हाउस का, जानते हैं ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो RJS का है, उसका लोकार्पण एक तरफ से कहें ऑनलाइन जो किया गया था, अभी फिजिकली होना है, लेकिन ऑनलाइन जो लॉन्च हुआ वो हमारे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सबसे बड़ा संस्थान जो पत्रकारिता का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
मास कम्युनिकेशन जेएनयू के पास है, उसके महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने किया था। आप समझ सकते हैं कि आरजेएस पर इतना विश्वास कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक आरजेएस के, क्योंकि पॉजिटिव भारत आंदोलन जो है वो आपके मंत्रालय तक भी जा रहा है, और सुदीप साहू जी ने अभी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर भी भेजा है। जो ऑटो एक्सपो में जो भी रिकमेंडेशंस हुआ है वो हम लोग अब सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके गंभीर होंगे। तो 2 बैठक ये हो गई और 3 बैठक हो गई मानेंगे, और 2 बैठक पटना से संतोष झा जी आई थी, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी 1 बैठक करेंगे और एक डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी करेंगे पटना के प्रभारी, सुदीप साहू जी करेंगे, उन्होंने कोशिश। विदिशा में जो आरजेएस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं वो राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी 1 बैठक करेंगे, वो विदिशा में है, उन्होंने कहा है कि मैं 1 बैठक करूंगा, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है और भी लोगों ने कहा है बैठक करने के लिए। आप लोगों में से कोई, अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर ये मीटिंग अच्छी लगती है, अगर कुछ पॉजिटिविटी आती है, तो आप लोगों में से बताइए कौन लोग आगे आकर कहना चाहेंगे कि हम बैठक करेंगे, क्योंकि इसी से तो समाज निर्माण होगा। हम बैठक करेंगे सर, वेलकम करेंगे सर। आइए सर, ये क्योंकि वेबिनार भी चल रहा है और आप पहली बार आए हैं, मैं खुराना जी को नहीं, ये तो मंच संचालन कर रही हैं। अच्छा ठीक। मेजर प्राची गर्ग जी हैं जी, परिचय के साथ बताइए। मैं डॉक्टर खुराना हूँ। हमारी मार्केट में कोहली साहब जो काम करते हैं कोई नहीं करता। आप कभी भी मीटिंग करेंगे पूरी मार्केट आपको वेलकम करेगी। वाह, क्या बात। और काफी सारी हेल्थ फैसिलिटी हम आपको देंगे, उसमें काफी सारा डिस्काउंट। पूरा नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पुष्पिंदर खुराना है। ये बगल में मेरा कैलाश नर्सिंग, और भी काफी अस्पतालों में मैं जाता हूँ। आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक जो कैंपेन लगाते हैं आप साथ दो। आप सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को जान गए हैं या ऐसे? काफी हद तक तो मैं पता है, बाकी आप भी सुन लेंगे, बचा कुचा तो सुन लेंगे। ठीक है, ये दीदेवार जी के सौजन्य से आप आए हैं, दीदेवार जी का धन्यवाद। अपने और अपनों के लिए घोषणा करेंगे, हैं? नहीं, वो बुलाइए जरा उनको। अच्छा, राजेश सूद जी दीदेवार जी की तरफ से अपना परिचय आके दे दीजिए, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, और उसके बाद हमारे कुछ आरजेएस फैमिली से जुड़े लोग आए हैं, उनको भी हम आप परिचय दे दीजिए। सर, सभी को नमस्कार है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, इसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा। मेरा नाम राजेश कुमार सूद है। प्रेमानंद नवयुग का निर्माण एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दीदेवार का बिल्कुल उसमें सहयोग है, एक दोनों ही साथ मिल के चल रहे हैं, और कोहली साहब का मैं थैंक्सफुल हूँ। इससे ज़्यादा तो परिचय मैं क्या दूँ। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी कार्य में कहीं भी अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है या प्रेमानंद की ज़रूरत पड़ती है तो वो तन मन धन से सभी तरीके से साथ है। धन्यवाद, धन्यवाद। देश के आंदोलन से आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो देश में सकारात्मकता अपने आप बढ़ जाएगी। और एक बार फिर से जो लोग लेट आए हैं उनका परिचय अपने गेस्ट का करा दें। शिल्पा बहन आई है जो ईस्ट पटेल नगर ब्रह्म कुमारी संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान है ईस्ट पटेल नगर का, और शिल्पा बहन है, और साथ में आप बहन जी, आपका नाम क्या है? रेणु जी आई हैं, और शिल्पा बहन जी दूसरी बार आई हैं आरजेएस की आज़ादी की अमृत गाथा के बैठक में। इसके अलावा हमारे जो लक्ष्मण प्रसाद जी, जिनका नमकीन टेस्ट किया आपने, है ना, प्रभात नमकीन, आरडी फूड प्रोडक्ट्स, और हम लोगों के साथ अभी ये हम लोगों के आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जोड़ा है लक्ष्मण प्रसाद जी को। बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, अपने लोग संस्था है और वो संस्था भी काम करती है। तो आप कुछ घोषणा करना चाहेंगे जी? आप फाउंडर हैं अपने लोग के, और राष्ट्रीय उमेश कुशवाहा जी को घोषणा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है प्रभात नमकीन का, और अपने लोग का भी, आप लोग का भी टाइम मिले जी, परिचय के साथ सभी लोगों का स्वागत करता हूं एसजीएम टीम मेंबर की ओर से, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी दूर दराज दिल्ली एनसीआर से लोग आए हुए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज जितना भी मैं सुना और देखा तो काफ़ी प्रभावित हुआ, और सामाजिक काम करने वाले लोगों को कहीं से किसी के दिशा निर्देश की ज़रूरत नहीं होता, ऑलरेडी वो उस चीज़ों में कर रहे होते हैं। मैं अपने आप को इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, मेरे लिए जो भी आदेश है, मैं हमेशा सामाजिक कामों में हमेशा आगे रहता हूँ और करता रहता हूँ। आज मैं इतनी छोटी सी उम्र में 500 बच्चे, जो गरीब बच्चे जो ये रेड लाइट पे होते हैं, मैं उन बच्चों से बहुत प्रभावित हुआ था, क्योंकि मैं उसको 10 रुपये निकाल के दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो मैं 10 रुपये दे दूंगा, कल ये इसको 10 रुपये कौन देगा।
तो मैं इस तरह की चीज़ों से काफ़ी कुछ गहन चिंतन करने के बाद मुझे लगा नहीं, अगर देना ही है तो शिक्षा दो। शिक्षा देने से उसका परिवर्तन लाइफ में हो सकता हो जाएगा। और मैं ही चिंतन करते करते मैंने आज पूरा दिल्ली एनसीआर नोएडा में 4 स्कूल है, 3 बीघा में मैंने एक स्कूल डेवलप किया हूँ, एमआईटी के जस्ट पीछे है, जहाँ कम से कम 400 बच्चे हैं और 3 स्कूल अभी हमारा और रन कर रहा है। टोटल 4 स्कूल है, 500 बच्चों को हम एजुकेशन कर रहे हैं। इसी तरह के बच्चों को उठा के ले जाते हैं और हम वहाँ उसके परिवेश के लिए खाने और पढ़ाई का पूरा प्रबंध करते हैं। अभी हमारे एक कमिंग प्रोग्राम है जो रन फॉर एजुकेशन है, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। उसमें भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री वो आ रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, तो मैं आप सभी लोगों को वहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट जो आरजीएस का प्रोग्राम है मैं डेट दे दूंगा फरवरी में, हमारे तरफ से वो प्रोग्राम है नोएडा में। आप सभी लोग आना चाहेंगे, वहीं पर होगा, वही होगा, हाँ, बच्चों के साथ। तो धन्यवाद, मैं आप सभी लोगों का अगेन जी। तो एच.के. सेठी जी, दीप माथुर जी, सोलंकी जी और अच्छा हाँ, बहुत पहले तो शिल्पा बहन ने कहा था कि हमारे यहाँ भी बैठक कर लीजिए, पिछली बार आप आई थी, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए थे। लेकिन आज हम लोग घोषणा करना चाहते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था इस पटेल नगर के आपके उसमें हॉल में आरजेएस की बैठक होगी, क्योंकि बैठकों का चेन सिस्टम बनना चाहिए। और आप सभी आए, हमारे समनम बहन जी हैं, मतलब इतना मोटिवेट करती हैं, और आज भी कह के गई कि आपको ये नहीं कहना है, पता नहीं मैंने क्या कह दिया था, वो नहीं कहना है, हम लोग सब सक्षम हैं, आपने कुछ ऐसे कहा था। और रणवीर सोलंकी जी ने बैठक की घोषणा की, ये बड़ी बात है। इनका अपना एक फार्म हाउस है जहाँ शादी ब्याह वगैरह ना होता है ना। रणवीर सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आप सभी लोगों का जो मेरे नज़र में है परिचय। दीदेवार जी तो परिचय के मोहताज नहीं रहे, मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो सीखा है कि एक बाह कट जाए दूसरी बाह इनकार नहीं करती है। तो हमारे भारत में एक भाई दूसरा भाई कमजोर होता है तो वो क्यों इनकार कर देता है, क्यों ये बंटवारा होते हैं? अगर पूरा भारत एक परिवार है तो बंटवारे शब्द कहां से आ जाता है? ये डिवाइड एंड रूल कहां से आ जाता है? कौन लाता है? समाज को कौन तोड़ता है? समाज को तोड़ने वालों को आप लोगों को भी तोड़ देना चाहिए, उसको जोड़ देना चाहिए। सही शब्द ये होगा कि उसको जोड़ दो, जो तोड़ने का काम करे, जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करे। आज बहुत सारे वक्ताओं ने नेगेटिविटी पर कुठाराघात किया है। ये कुठाराघात एक बार नहीं, मेट्रो में आप जानते हैं दरवाजा से न करीब आए और मेट्रो में स्टेशन आता है तो अनाउंसमेंट होता है। समाज के बुद्धिजीवी लोगों का ये कर्तव्य है कि वो लोग समाज को जागृत करने की बैठकें बराबर करें। जरूरी नहीं है कि आप आरजेएस की बैठक करें, आरजेएस की बैठक करेंगे तो केवल पॉजिटिविटी की बात होगी, लेकिन आप लोग अपने अपने दायरे में जो भी चाहते हैं, जैसे शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग मीडिया का नेटवर्क देंगे, उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, उन बच्चों की भावनाओं को लाने की कोशिश करेंगे। अभी अमेरिका से जुड़े थे प्रशांत सोनी जी, जो बैठक करने वाले इंटरनेशनल वेबिनार, उनकी माँ जुड़ी थी और उन्होंने बताया कि मैं अभी रात में ये, क्योंकि वहाँ रात होता है, जब हम लोग का 11 से 12:30 होता है तो वहाँ रात होता है, तो प्रशांत सोनी जी कहा कि हमारी माँ भी जुड़ी हुई है, उनकी बहन जुड़ी हुई थी बड़ोदरा से, डॉक्टर फाल्गुनी जी बड़ोदरा से जुड़ी थी। उन्होंने कहा माँ बैठी हुई हैं, मैंने कहा माँ बैठी हैं तो उनको बुलाइए आप। और क्या माहौल बना था, मैं कहता हूँ माँ और बाप ये पूरे परिवार को जोड़ने वाले होते हैं। पता नहीं क्यों हमारा परिवार जो है टूटता जा रहा है। भावनात्मक स्तर पर फाल्गुनी जी को बुलाया, बेटी को बुलाया, माँ के सामने बेटी ने रुआंसू हो गई। मतलब इतनी भावनाएं होती हैं आदमी के अंदर, वो भावनाएं अगर समाज के काम आ जाएंगी तो कितना अच्छा होगा। और लंच इंतजार भी कर रहा है। धन्यवाद देने के लिए मैं राजेंद्र सिंह यादव जी, जो कि ऑटो एक्सपो में गए थे, और ऑटो एक्सपो में इन लोगों के जाने से ही, और आप कहाँ गए वो एडवोकेट सचिन जी, ये सब लोग गए थे वहाँ पे, वहाँ पूरी आरजेएस की टीम गई थी। और हम लोगों ने वहाँ से आवाज़ जो उठाई, जो रिकॉर्डिंग लाई, उस पर वेबिनार हुआ, और उस वेबिनार पर पीएमओ को और नितिन गडकरी जी को, मतलब आरजेएस के आज़ादी के अमृत गाथा से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कहने का मतलब लब्बो लुबाब यही है। सिमरनजीत कौर बहन जो हैं यहाँ बैठी हुई हैं, बड़ी शांत हैं, वैसे वो बहुत ही धार्मिक हैं और पॉजिटिव हैं और बहुत कुछ करना भी चाहती हैं। आज निमंत्रण, आकाशवाणी में काम करती हैं और आकाशवाणी से रिटायर्ड हैं, पूरा अनुभव है। हम लोग साथ में रिपोर्टिंग में, मैं अभी हूँ, आप रिटायर कर गए हैं लेकिन टायर्ड नहीं है, बैठकों में आते हैं। ये तीसरी बार है, तीसरी बार आए हैं प्रताप श्रीवास्तव जी। और हमारी बहन जो है प्राची गर्ग जी, आप मेजर प्राची गर्ग जी जो आप मंच संचालन कर रही थी, उनका भी बहुत आभार है। सचिन जी की बात हो गई, आपकी बात हो गई।
सुरेंद्र झा जी आज अखबार के जो फीचर डेस्क पर रहा करते थे, INS जो वहाँ पे है, काफ़ी अनुभव है पत्रकारिता का, कलाकारी का, ये डायलॉग भी बोलते हैं। और सुरेंद्र झा जी एक बार यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि वेबिनार में लोग आपको अच्छी तरीके से देख लें। सुरेंद्र झा जी बहुत दिन आज अखबार में थे, उसके बाद फिर एक अखबार खुला, उसमें भी लोकल अखबार, उसमें भी थे। उसके बाद फिर हमारे संपर्क में रणवीर सोलंकी जी थे। रणवीर सोलंकी जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो हमने रिकमेंड किया, उनको ज़रूरत भी थी। और तब से लेकर ये मेरे ख्याल से 10 साल से ज़्यादा समय हो गया होगा, तब से रणवीर सोलंकी जी और सुरेंद्र झा जी एक साथ मिलकर, जो RWA के प्रधान हैं वो, तो प्रेस मीडिया का काम आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र झा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और संजय मितवा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। मेरे ख्याल से चौथा एक दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन 5 बार RJS की बैठक में आ चुके हैं, तो वो जानते हैं और गाते बहुत अच्छा हैं। कभी मौका मिला तो हम लोग सुनाएंगे। संतोष झा जी का परिचय आप लोगों से हुआ, इंदौर से आई हैं, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी की बेटी हैं। और रेणु बहन जी ब्रह्म कुमारी पटेल नगर संस्था से आई हैं। पीछे हमारी मिसेज बिंदा मन्ना जी बैठी हुई हैं। और हमारे BN झा जी बैठे हुए हैं। जब मैं आकाशवाणी में आया था तो BN झा जी गेट पर ही मिले थे, और मैंने बताया कि मैं बिहार से आया हूँ, तो एक बिहार का जो ये भी बिहार से हैं, तो बड़ा इनको अच्छा लगा कि कोई बिहार से आया है, तो काफ़ी हेल्प भी किया इन्होंने। मैं नया था, तो आप कह सकते हैं कि पहले आदमी BN झा जी थे। आज 30 साल हो गए, 30 साल बाद पहली बार बैठक में आए हैं, लेकिन फेसबुक पे सकारात्मक भारत आंदोलन से परिचित थे। वो मुझे मिले तो बता रहे थे कि मैं तो देखता रहता हूँ। मैंने कहा कि आप देखते रहते हैं, मुझे तो नहीं पता है। तो इनवाइट पर आए हैं। और उमेश कुशवाहा जी ने बैठक करने की घोषणा की, धन्यवाद। सुंदरम जी का परिचय सभी लोग जानते हैं, बहुत समाज सेवी है, नेशन केयर के संपादक हैं, और इन्होंने मुझे उपाधि दी सकारात्मकता के अभियान पुरुष। गांधी पीस फाउंडेशन में इन्होंने सम्मानित किया था। विजय शर्मा जो समाचार संपादक हैं वीर अर्जुन के, वो पहले आदमी हैं जो मेरे बर्थडे को अखबार में छापकर और सकारात्मकता के योद्धा कुछ ऐसे शब्दों का वो से परिचित कराते। तो खैर वो है, वो ठीक है। और इरफान भाई आए हैं जो न्यूज़रील में है, न्यूज़ में, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। ये शायद दूसरी बैठक है। एक बार बिट्टा जी आए थे, तब आप गांधी पीस फाउंडेशन में आए थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईशा खान जी का परिचय बाद में दूंगा, अभी परिचय मैं दे देता हूँ ललित मैनी जी का। ललित मैनी जी एडवोकेट हैं द्वारका हाईकोर्ट, द्वारका कोर्ट में, और आकाशवाणी से भी जुड़े हैं। ललित मैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी लोगों ने परिचय दे दिया है। और आप सर नाम बता दीजिए, एक बार आपका नाम ले लूँ आपका। हाँ हैं, हाँ रामचंद्र जी आए हैं, आपका भी स्वागत है। सर आप नाम हाँ, डॉक्टर ओम प्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अब सभी लोगों का परिचय हो गया है, और भोजन भी तैयार है। आप लोग भोजन करके, ये गणतंत्र दिवस का भोजन समझ के तैयार। सतीश जी, क्या नाम हुआ? हाँ, रंजीत सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है। आप सभी आए हैं। तो गणतंत्र अच्छा, 2 हम लोगों के सहयोगी हैं, जो सुन लीजिए, 2 सहयोगी जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, हम लोगों के सहयोगी, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक भारत आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, और जब भी आप लोगों को मौका मिले इस तरह की बैठकें करने की, तो RJS को संपर्क कीजिए आप लोग। हम लोग सब जगह सोशल मीडिया पे हैं, और 22 RJS के ग्रुप हैं, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। कोशिश ये है कि भारत सकारात्मक बने, और ब्रॉडकास्टिंग हाउस के द्वारा हम लोग पूरे देश के पॉजिटिव लोगों को नेटवर्क में लेकर आएंगे। तो आज़ादी की अमृत गाथा के 119वें कार्यक्रम में आने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक आभार है। इस तरह की बैठकें हम लोग लगातार करें। अगर यहाँ पर बैठक आप करेंगे तो दीदेवार जी आपको सुविधा मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ हम धन्यवाद करेंगे, गांधी जी का भी धन्यवाद करेंगे। 30 तारीख को हम लोग गांधी जी को बजट का जो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन ऑन बजट होगा 2023, तो उस पर हम लोग करेंगे। तो इसी के साथ अब अनुमति चाहूँगा, क्या अब ये कार्यक्रम संपन्न कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी देर से लोग वेबिनार में भी जुड़े हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगली बैठक
जय हिंद। अगली बैठक जो है वो घोषणा कर देते हैं प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक करेंगे, जो सह आयोजक होंगे। 29 जनवरी संडे का दिन है, आप लोग उपस्थित होइएगा और अपने कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशन बजट को लेकर जो भी बजट के लिए आप सोचते हैं कि सरकार ऐसी बजट बनाए, उस पर आपका इंटरेक्टिव सेशन होगा। और मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि वो 29 तारीख का जो बैनर है आप उसमें शेयर कर सकते हैं और उसके साथ सकारात्मक सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। प्राची करके कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस सबका आभार व्यक्त करूंगी कि आप सब लोग शांति से यहाँ पर जुड़े रहे हमारे साथ में, और यही एक सकारात्मक अप्रोच है कि आप लोगों ने धैर्य रखा और पूरे समय हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। दीदेवार जीवन ज्योति की ओर से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन है कि हम 74वें गणतंत्र दिवस में प्रसाद के रूप में ये भोजन जरूर ग्रहण करें, और प्रसाद क्या है इसको भी हमें समझना है। जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ प्रसाद दिया जाता है। वो प्रसाद है क्या? एक फल जो है वो प्रसाद बन गया, एक कड़ा प्रसाद बन गया, एक लड्डू प्रसाद बन गया। वो प्रसाद क्या? लड्डू कैसे प्रसाद बन जाता है? एक फल कैसे प्रसाद बन जाता है? क्योंकि एक प्रक्रिया के बाद जो देने वाला होता है वो ये नहीं देख रहा कि मैं किसको क्या दे रहा हूं, और लेने वाला सहज सम्मान से स्वीकार करता है। कौन दे रहा है ये नहीं देखता। मेरा लेन देन अगर ऐसा बन जाए तो मेरा जीवन प्रसाद बने, उसी भाव से हमने आपके सामने ये प्रसाद परोसा है और सभी आप ग्रहण करें। आप सबका बहुत बहुत वेबिनार के सभी जुड़े हुए प्रतिभागियों का एक बार फिर से धन्यवाद। ये कार्यक्रम आज़ादी की अमृत गाथा का 119वां कार्यक्रम है और 129वां कार्यक्रम अगले रविवार को आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वो आपके जो बजट है वो सरकार क्या बनाएगी उसका आप सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए अपनी आवाज आरजेएस के माध्यम से पहुंचाएगी। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।